इसलिए जो आपके ये सेमिनार रखा गया है, इस सेमिनार का मेन पर्पस क्या है, आपको पूरी तरह से अवेयर कर दिया जाए एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप पहले जानते थे कि जो आपके एग्जाम लिए जाते थे ये इसमें 4 टियर थे, तो टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लें प्रीवियस एग्जाम। ये हमारा प्रीवियस एग्जाम था। टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 का ये एग्जाम हुआ करता था, जिसमें आपको पता है कि टियर 1 में क्या होता था। टियर 1 में एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन होते थे आपके, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते थे, और जो है आपके एक तरह से उसको जो है 200 नंबर का पेपर किया जाता था। फिर जब ये ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन होने में क्या हुआ, इसी क्वेश्चन को 50 से घटा के 25-25 क्वेश्चन आते थे, जो कि हर एक 2-2 नंबर के होते थे, और जो है आपके जो मार्क्स होता था वो आपका 200 मार्क्स होता था। अब ये मार्क्स क्या होता था, ये मार्क्स आप कैरी फॉरवर्ड करते थे, आगे लाते थे। इसका मार्क्स आप 200 में से जो है लेकर के आते थे। उसके बाद आप टियर 2 देते थे। जो लोग क्वालिफाई करते थे, टियर 1 का पर्पस था कुछ लोगों की छटनी करता था। अब टियर 2 क्या करता था, टियर 2 आपको डिफरेंट लिस्ट में जाने की जो है आपके वो बताता था। तो हमने आपको बताया था, और शायद आपने क्लास अटेंड भी किया हो, कि जो आपका टियर 2 होता है वो आपके कई एग्जामिनेशन उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, जिसमें मेनली 3 तरह की लिस्ट निकलती है, कभी कभी 4 भी निकलती है। पहली लिस्ट जो होती है, लिस्ट 1, वो AAO के लिए होती है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये हाईएस्ट पोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि इसमें जो है, तो इसमें एक लिस्ट निकलती है AAO की, दूसरी लिस्ट निकलती है GSO की, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स या फिर जूनियर अकाउंटेंट्स, ये सब जो डिविजनल अकाउंटेंट्स, इनकी लिस्ट अलग निकलती थी। और फिर जो है आपके एक तरह से GSO की लिस्ट के बाद फिर आपकी कॉमन लिस्ट होती थी, जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर करते थे, जिसमें ज़्यादातर असिस्टेंट और इंस्पेक्टर्स या सब इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट होती थी वो आपके लिस्ट नंबर 3 होती थी। और कभी कभी इन्वेस्टिगेटर्स जो आपके आ जाती थी, तो लिस्ट 3 हो जाती थी, और लिस्ट 4 आपकी हो जाती थी, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ग्रेड। लेकिन अभी तक क्या होता था कि, और ये क्या है, ये आपके एलिजिबिलिटी पर है। जैसे वो विद्यार्थी जो आपके एक तरह से ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रखते हैं या कॉमर्स रखते हैं या स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, वो स्पेसिफिकली आपके GSO या फिर जो है उसकी एग्ज़ाम को दे सकते थे, जिसको हमने बहुत वाइडली डिस्कस किया है, और वो पुराना भी हो गया, जिसकी वजह से अब जो है हम लोग बहुत डीपली उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। आप ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है तो आप GSO की पोस्ट पर जा सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स से कंसर्निंग पर्सन है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, तो आप AAO की पोस्ट पर जा सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ करता था, टियर 2 में 4 पेपर होते थे। टियर 2 में जो 4 पेपर हुआ करते थे, उन 4 पेपरों में क्या था, एक तो था आपका मैथमेटिक्स का पेपर, एक आपका था इंग्लिश का पेपर, एक था स्टैट का पेपर, और एक जो पेपर था वो आपके GS का पेपर, जो कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से कंसर्निंग होता था। मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाला पेपर जो 200 नंबर का होता था, ये हर पोस्ट के लिए कंपलसरी था। इवन जो GSO दे रहा है वो भी मैथ्स भी देगा, इंग्लिश भी देगा, और स्टैटिस्टिक्स का 200 नंबर का देगा। और जो AAO दे रहे थे वो GS का 4th पेपर 200 और मैथ्स इंग्लिश देगा ही देगा। बाकी जितने कॉमन पोस्ट थी, जितनी भी पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट जो होती हैं, वो आपके 2 पेपर देती थी, मैथ्स और इंग्लिश, 400 में से ये होता था। फिर टियर 3 जो आपके होता था, ये 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता था, और टियर 4 जो आपके एक तरह से कंप्यूटर के टेस्ट होते थे, जो कुछ जो है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होते थे, सारे पोस्ट के लिए नहीं होते थे। तो ये जो है आपके 200 ये, 400 ये और 100 ये, अगर हम AAO और उसकी बात ना करें, हम कॉमन सभी पोस्ट की बात करें, तो लगभग 700 में से आपकी मेरिट बना करती थी। ये आपका प्रीवियस एग्जाम था जो 2021 तक हुआ।
अब 2022 में जो चेंज आने जा रहा है वो क्या है, या किस तरह से जो है आपके इसको बनाया गया है। पहली चीज़ तो टियर 3 आपका हटा दिया गया, डिस्क्रिप्टिव पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और जो टियर 2 है, टियर 2 में टियर 2 और टियर 4 का मिश्रण कर दिया गया। इसका मतलब टियर 2 और टियर 4 को मिला दिया गया, जिसको टियर 2 बना दिया गया। चेंजेस क्या क्या आए हैं उनको अब हम लोग डीपली समझने की कोशिश करें। अब क्या है, अब आपका एग्जाम जैसे टियर 1 है, टियर 1 उसी तरह से है जैसे पहले होता था। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन सब के 25-25 क्वेश्चन हैं, 25-25 क्वेश्चन हैं। इन सब के मार्क्स जो हैं वो 50-50 हैं, इसलिए आउट ऑफ 200 आपका ये एग्जाम होगा। लेकिन चेंज क्या आया है वहाँ और यहाँ में, यहाँ आपका मार्क्स जुड़ता था, यहाँ आपका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, ये हो गया है क्वालिफाइंग। तो टियर 1 का मार्क्स जो है आपके अब जुड़ेगा नहीं, अब क्या हो गया, ये क्वालिफाइंग। लेकिन अब बात ये आती है कि हम लोग इसको क्वालिफाइंग हो गया है, अब सिर्फ क्वालिफाई तो करना है, तो इसको हल्के में लेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि इसकी मेरिट कहाँ पर रुकेगी नहीं पता। अब इसमें क्या है, इसमें कट ऑफ भी कर दिया है। सेक्शन कट ऑफ्स जो होते हैं आपके हर जगह रख दिए गए हैं। सेक्शन कट ऑफ के मतलब पहले ऐसा नहीं था कि आप जो एग्ज़ाम दिया करते थे उसमें ये देखा जाता था कि आपका इंग्लिश में मार्क्स कितना है, आपका मैथमेटिक्स में मार्क्स कितना है, आपका रीजनिंग में मार्क्स कितना है। हो सकता है कि आपने इन 3 पोर्शन से 150 क्वेश्चन कर दिया और ये पोर्शन पूरा छोड़ दिया, जनरल अवेयरनेस पूरा छोड़ दिया। 150 क्वेश्चन आपने किया, आपको मार्क्स मिले, तो 150 क्वेश्चंस पे मार्क्स मिले, आपका सिलेक्शन हो गया, चले गए। हो सकता है कि आपने इंग्लिश के बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेजर क्वेश्चन किए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से आपका सिलेक्शन हो गया। हो सकता है कि आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, आपने मैथमेटिक्स को कम ध्यान दिया, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस जनरल अवेयरनेस से आपका सिलेक्शन हो गया। अब नहीं होगा। अब देखिए, पहले के एग्ज़ाम के तुलना में अब चीज़ें कठिन कर दी गई हैं। कठिन किस तरह से कर दी गई हैं? कठिन ये कर दी गई हैं कि हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। पहली चीज़, हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और ये क्वालिफाइंग क्या है, तो हर स्टेज में आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई कैसे होगा? क्वालिफाई के लिए भी आपके एक तरह से परसेंटेज बनाया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व्ड कोटे में आते हैं, तो एटलीस्ट 30% आप करेंगे। 30% के मतलब क्या हो गया? अगर हम इसका 30% लें 25 का, तो कितना आएगा? 7.5 क्वेश्चन। तो 7.5 तो क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए 8 क्वेश्चन आपके लिए क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो हर पार्ट से आपको कम से कम 8 क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो ये क्या है, आपका ज़रूरी हो गया, मस्ट हो गया। पहले ये हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए हमने जो है क्वेश्चन जो आपके लगाए हैं वो किस पोर्शन से कितने लगा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब जब तक आप 8 क्वेश्चन कम से कम चारों पार्ट में नहीं कर लेंगे, तब तक आपकी का जो है आपके एक तरह सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपने इंग्लिश में 20 में 20 कर, 25 में 25 कर लिया, मैथमेटिक्स में 25 में 25 कर लिया, रीजनिंग में 25 में 25 कर लिया, लेकिन जनरल अवेयरनेस तक आते आते टाइम ख़त्म हो गया आपका, या मान लीजिए कि आप नहीं कर पाए, 4 ही क्वेश्चन किया। तो ऐसी कंडीशन में भले ही आप कट ऑफ से बहुत ऊपर हैं नंबर में, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं काउंट किया जाएगा, आपका क्वालिफाइंग नेचर भी देखा जाएगा। तो जैसे आपके एक तरह से अनरिजर्व्ड कोटे के लिए 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी तरह से जो है ओबीसी के लिए अगर हम देखेंगे तो लगभग जो है आपके बनेंगे ये 7 क्वेश्चन, और जो है SC ST के लिए ये हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो 30%, 25% और 20% का स्लॉट है। तो इसके मतलब क्या है कि अनरिजर्व्ड वालों को, जो जनरल कैटेगरी के हैं,
चारों पार्ट से कम 8 क्वेश्चन करना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 7 क्वेश्चन चारों पार्ट से करना है, कम से कम। तब आप एलिजिबल हैं, तब आपकी कॉपी चेक होगी। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन जो है आपको करना होगा, जिससे कि आपका कॉपी चेक हो, मतलब आप उस कैटेगरी में रहेंगे। अगर इससे चारों में से एक भी कैटेगरी में उससे कम नंबर आपका आया तो आप पहले ही से बाहर हो जाएंगे, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो इसलिए पहली चीज़ जो है सेक्शन कट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन कट ऑफ अगर हो गया है तो हम हर पोर्शन को इक्वली ट्रीट करें, उसी तरह से कवर अप करें। अब दिमाग में आपके ये आएगा कि 8 8 8 8 32 क्वेश्चन कर लें, 100 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन कर लें तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है। 32 क्वेश्चन करने पर आप जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कट ऑफ देखा जाएगा। कट ऑफ कैसे देखा जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20,000 वैकेंसियाँ अभी आई हैं, 20,000। ये 20,000 वैकेंसीज हैं। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए 15 गुना 20 गुना अगर मान लीजिए सिलेक्शन होता है, तो 15 गुना 20 गुना सिलेक्शन करवा करके भी अगर मान लीजिए कि ये करते हैं तो मान लीजिए 4 लाख 5 लाख लड़कों को क्वालिफाई कराया, तो 5 लाख लड़कों को जब क्वालिफाई कराएंगे तो जितने जो है आपके क्वालिफाई कर गए हैं उनको ऊपर से देखा जाएगा 5 लाख कहाँ पे आ रहे हैं, किस नंबर पे आ रहे हैं। अब हो सकता है कि ये 140 नंबर पे आए, हो सकता है 138 नंबर पे आए, हो सकता है 135 नंबर पे कट ऑफ हो। तो कट ऑफ उसी तरह रहेगा। आपके ऊपर से 5 लाख लड़के निकाल लिए गए या 4 लाख लड़के निकाल लिए गए, तो ऊपर से इस तरह से आपके कट ऑफ के मतलब आपका क्वालिफाइंग के मतलब ये नहीं होता कि आप 8 8 8 8 जो है क्वेश्चन कर दें तो आप टियर 1 पास कर जाएंगे, टियर 1 क्वालिफाई करेंगे, मतलब आप जो है अपनी कॉपी चेक कराने के लिए क्वालिफाई कर गए। अब जब कॉपी चेक होगी, आपके मार्क्स होंगे, तो मार्क्स में कट ऑफ जैसे होता है वैसे ही निकलेगा और उसी हिसाब से आपके कट ऑफ बनाए जाएंगे। तो ये जो है आपके एक तरह से ये क्राइटेरिया है इसको बनाने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने देखा होगा स्केलिंग जो है हमने आपको बताई थी, नॉर्मलाइजिंग, उसी को SSC नॉर्मलाइजिंग कहता है और उसी को PCS या सिविल सर्विसेज वाले जो है स्केलिंग कहते हैं। तो एक बार फिर से हम स्केलिंग पैटर्न को आपको बता दें या नॉर्मलाइजिंग पैटर्न को बता दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ढेर सारे बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं और इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं हैं, एक साथ सबका एग्ज़ाम लिया नहीं जा सकता, तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मान लीजिए 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, या मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो मॉर्निंग इवनिंग अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है और 10 दिन एग्ज़ाम चल रहा है तो इसका मतलब 20 पेपर बनाए जाएंगे। तो मॉर्निंग इवनिंग करके 10 दिन अगर एग्जाम चला तो मान लीजिए 20 पेपर बने, तो 20 अलग अलग पेपर आए और 20 पेपर में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ जो है आपके एक तरह से अगर कहा जाए कि अगर ये सेट हो जाए तो थोड़ी देर के लिए हट जाए करिए, इधर इन लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, बोर्ड देखना चाह रहे हैं ना। तो अब क्या होता है कि जैसे नॉर्मलाइजिंग में जैसे हमने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि अब 10 पेपर अलग अलग बने, 10 पेपर एक जैसे तो होते नहीं हैं। कभी कुछ पेपर जो है किसी में मैथमेटिक्स आसान आ गई, किसी में इंग्लिश आसान आ गई, किसी में जीएस आसान आ गई, किसी में मैथमेटिक्स टफ कर दिया गया, किसी में इंग्लिश टफ कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आपने जो है 5 नवंबर को एग्ज़ाम दिया मॉर्निंग शिफ्ट में और इसमें हाईएस्ट मार्क्स 172 जा रहा है, इवनिंग शिफ्ट का 150 जा रहा है, फिर 6 नवंबर को मॉर्निंग हुआ उसमें मार्क्स 140 जा रहा है हाईएस्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स अलग अलग होगा, तो अलग अलग जगह पर आपके हाईएस्ट मार्क्स आपके होंगे। इसको क्या किया जाता है, क्योंकि पेपर एक समान बने और हर शिफ्ट से लगभग सभी समान लोगों का सिलेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर जहाँ पे इजी पेपर आ गया वहाँ से तो ढेर सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और कोई जहाँ पे टफ आ गया तो उस शिफ्ट में से सारे लोग गायब हो जाएंगे, उसमें से सिलेक्शन ही नहीं होगा।
तो इसीलिए क्या कर दिया जाता है, नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस क्या है, ये मीडियन से कंसर्निंग होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं। इनसे एक इक्वेशन बनाया गया, एक इक्वेशन बना करके आयोग ने अपने लिए रख लिया, वो उनका इंटरनल असेसमेंट है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका फॉर्मूला भी नहीं जान सकते। उन लोगों के यहाँ क्या है, सारी चीज़ें कंप्यूटर पे सारी जो है चीज़ें फिक्स हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर देखिए मार्क्स जो है सबके हाईएस्ट मार्क्स अलग अलग हैं, लेकिन जब नॉर्मलाइजिंग की गई तो हो सकता है कि हाईएस्ट मार्क्स ये हो जाए, और जब हाईएस्ट मार्क्स ये हो जाएगा तो कुछ के मार्क्स बढ़ गए और कुछ के मार्क्स कम हो गए, तो आपका एक्चुअल मार्क्स नहीं आता। आपने 150 नंबर का किया है पेपर, हो सकता है आपको 120 नंबर मिल जाए, कम हो जाए आपका मार्क्स। हो सकता है 110 नंबर आपने किया है, हो सकता है 140 चला जाए आपका मार्क्स। तो स्केल हो करके, नॉर्मलाइज करके मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कट ऑफ कितने पे जा रही है, अच्छा 132, हमने कितना किया है 140, तो इसके मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजिंग के बाद आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये डिपेंड करेगा। नॉर्मलाइजिंग के बाद आपका कम तो नहीं हुआ, नॉर्मलाइजिंग के बाद अगर आप बढ़ा है तो हो सकता है कि आपने जो कट ऑफ किया है 130, हो सकता है 120 ही नंबर का आपने पेपर किया था, लेकिन वो नॉर्मलाइज हो करके या स्केल हो करके वो नंबर कहाँ पहुँच गया, 140 पहुँच गया। तो कट ऑफ जो लगाई जाती है तो नॉर्मलाइजिंग तो की जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं हटाया जा सकता। रीज़न ये है, एक बराबर पेपर नहीं बन सकता और एक साथ एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता। तो टीयर 1 में एक साथ एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होता है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और नॉर्मल सी कंडीशन में एसएससी के एग्ज़ाम में 50 लाख 60 लाख लड़के जो है अब अपीयर होने लगे हैं, तो इसलिए 50 लाख 60 लाख जो है आपके रेंज में नॉर्मल अगर हम देखें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, कुछ एग्ज़ाम में उससे कम है, कुछ एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा है। तो 50-60 लाख लड़के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, 60 लाख लड़के, अब 5 लाख लड़कों को सिलेक्ट करना है, तो आप देखिए रेशियो क्या बन रहा है। इसके मतलब 55 लाख लोग कटेंगे अगर 60 लाख लोगों ने दिया, 5 लाख का हमें टीयर 1 में सिलेक्शन कराना है, 55 लाख लोग बाहर जाएंगे, 5 लाख अंदर आएंगे। तो पहला कंपटीशन तो ये हुआ। इसके मतलब क्या हुआ, हमने छटनी करी, छटनी करके क्रीमी लोगों को निकाला, जो डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग लोगों को निकालने की कोशिश की। ये पहला काम क्या हो गया टीयर 1 इसका। पहले क्या था, इसका मार्क्स जुड़ता था, अब क्या है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो अब एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ है और जो आपके एक तरह से मार्क्स बहुत ऊपर गेन कर रहा था, 170, 180 इस तरह से, जैसे उसके मार्क्स जा रहे थे आउट ऑफ 200 और सिलेक्ट भी हो रहा था। एक विद्यार्थी जो 170 मार्क्स लेकर के क्वालिफाई कर रहा है और एक विद्यार्थी 140 मार्क्स लेकर के क्वालिफाई कर रहा है, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन पहले क्या होता था, इसका एडवांटेज उसको मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि इसके मार्क्स जोड़े जाते थे। तो 30 नंबर पहले ही से आगे हो गया सबसे। तो जब 30 मार्क्स आपके आगे हो गया, जो आपके एक तरह से नॉर्मल दूसरे अगर दो बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं तो उससे 30 मार्क्स अगर आगे हो गया तो उसको एडवांटेज टीयर 2 में मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि 170 और 140 वाला एक बराबर आके एग्जाम दे रहे हैं, मतलब टीयर 2 से एक्चुअल एग्जाम आपका शुरू है। ये पैटर्न क्या हो गया 2008 से पहले वाला। 2008 से पहले हमने आपको बताया था प्री मेंस इंटरव्यू हुआ करता था। तो प्री का क्या काम था? सिर्फ छटनी करना, उसके मार्क्स जुड़ते नहीं थे। जो मुख्य परीक्षा होती थी उसी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता था। अब भी वही प्रोसेस कर दिया गया है। तो प्रोसेस ये है कि अभी भी वही चीज़ है कि जो भी आपके एक तरह से सिलेक्शन होगा वो टीयर 1 को न ध्यान में रख करके टीयर 2 को बेस मान करके आपके सिलेक्शन किया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो टीयर 3 है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप था, आपके 1 घंटे का पेपर हुआ करता था जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको लिखने के लिए जो है आपके एक तरह से अप्रोच डेवलप कराया जाता था, राइटिंग एबिलिटी देखी जाती थी, उस पोर्शन को भी हटा दिया गया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं
और वैकेंसीज ज़्यादा होने की वजह से कॉपी, क्योंकि इसकी मैनुअली चेक होगी, कंप्यूटर से तो चेक होगी नहीं डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो मैनुअली चेक होगी। तो मैनुअली कॉपी जो चेक होती है उसमें ये देखा गया अब तक का जो एनालिसिस किया एक जो है आपके उसने, तो एनालिसिस में ये आया कि नॉर्मली 50 से 80 के बीच में सारे बच्चों के मार्क्स होते हैं और सब क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अननेसेसरी हम लोग इसको ले रहे हैं, कोई कटता ही नहीं है इसमें। लगभग 50 नंबर से ज़्यादा सबके आ जाते हैं। तो 50 नंबर से ज़्यादा आ जाते हैं और 80 नंबर से कम होते हैं। तो 50-80 के बीच में लगभग सारे विद्यार्थी इसमें मार्क्स पाते हैं। और क्वालिफाइंग नेचर का था ये, इसके मार्क्स भी जुड़ते थे, क्वालिफाइंग नेचर का भी था। तो इसमें क्या हुआ करता था, लेकिन जब सभी लोग क्वालिफाई किए जा रहे हैं तो उसका नेचर कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए टियर 3 को पूरी तरह से आपके हटा दिया गया। अब क्या है, टियर 1 जब आप क्वालिफाई करके आएंगे जिसमें कंडीशंस हैं, कंडीशन समझ लीजिए कि सिर्फ आपको 200 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, सेक्शन जो है आपके क्वालिफाई करना है, हर सेक्शन। इसके मतलब हर सेक्शन में हमने आपको बताया कि 25 में से 8 क्वेश्चन अनरिजर्व्ड वाले करेंगे, जनरल कैटेगरी वाले। कम से कम 7 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से करना है और कम से कम 5 क्वेश्चन करना है SC ST को। तो ये जो है आपके स्लॉट आपको ले करके चलना पड़ेगा। इसके मतलब क्या है कि ये जो आपका स्लॉट है ये आपकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर इसमें आप कहीं से भी चूक गए तो अपने आप बाहर हो जाएंगे, भले ही कट ऑफ के ऊपर आप हों या आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, मार्क्स से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसलिए आपको पहली चीज़ कॉशियस रहना है कि हर पोर्शन को कमांड करके चलना है और कम से कम 25 में से जो है आप 8 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी वाले, OBC वाले कम से कम 7 क्वेश्चन और SC ST वाले कम से कम 5 क्वेश्चन, जो कि 30%, 25%, 20% क्राइटेरिया बनाया गया है, वो आपके एक तरह से क्वालिफाइंग रखा गया है। तो ये 30%, 25%, 20% का क्वालिफाइंग जो है आपके रखा गया है, इसलिए इतने क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। अब जब आप लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो लोग यहाँ से इसको क्वालिफाई करके आगे जाएंगे, मान लीजिए 4 लाख 5 लाख लोगों को क्वालिफाई इन्होंने कराया, 4-5 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे। अगर 20,000 की वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी अभी कहा जा रहा है, लेकिन वैकेंसी डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक साथ नहीं भेजते। होता क्या है, धीरे धीरे करके डिपार्टमेंट से वैकेंसीज जुड़ती रहती हैं। इसलिए 20,000 वैकेंसी अभी है, तो लगभग आपके एग्ज़ाम के होने तक जो है आपके जो नोटिफिकेशन है जिसमें आपका लास्ट डेट है, जैसे 10 तारीख को शायद मेरे ख्याल से जो है फीस जमा करना है ना, 10 अक्टूबर को, वही लास्ट है ना, 8 को लास्ट है उसका फॉर्म फिल करने का ना, ऑफलाइन। ऑनलाइन शायद 9 है, 9 अक्टूबर। तो तब तक जब तक डिपार्टमेंट में, जब तक आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेगा, तब तक डिपार्टमेंट में और भी वैकेंसीज आ जाती हैं। और ये वैकेंसीज जब आ जाएंगी तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और बढ़ सकती हैं। और संभावना ये है कि अगर 20,000 वैकेंसी अभी है तो कम से कम 23 से 24,000 वैकेंसी आपकी क्रिएट होगी। 3-4 हज़ार वैकेंसी अभी और बढ़ेगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज को एक साथ नहीं भेजता, धीरे धीरे करके भेजता है। अब जब पूरी तरह कलेक्ट हो गई तो आपके एक तरह से आयोग एग्जाम लेता है कि इतनी वैकेंसीज कलेक्ट हो गई हैं, अब इतनी वैकेंसी के लिए हम लोग एग्जाम देंगे। तो डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से इस तरह की वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। तो अब हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कहीं पर 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 वैकेंसी और बढ़ जाए इसमें। तो इसलिए जो है आपके, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, इंटरनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके सिर्फ एग्ज़ाम का चेंज नहीं कर रहा है। तो आयोग जो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत जो है आपके एक तरह से एक बड़ा रिफॉर्म कर रहा है इंटरनली। जो छोटे छोटे एग्ज़ाम लिया करता था ये सबको ख़त्म कर रहा है, ये सब एक साथ मैश कर देगा। इसलिए एक बड़े एग्ज़ाम के रूप में आपके ये होगा और हर साल आपको एक बड़ी वैकेंसी दिखाई पड़ेगी। तो छोटे छोटे एग्ज़ाम सब ख़त्म हो जाएंगे और ये सारी जो है आपके स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू ये सारे डिपार्टमेंट्स वैकेंसीज क्रिएट करवाएंगे। तो ये जो आपके एक तरह से आपकी वैकेंसी है 20,000, ये मान करके चलिए इससे और अभी बढ़ेगी। तो 20,000 अगर वैकेंसी है और जो है हम ये मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए 20 गुना या 25 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया गया तो लगभग 4 से 5 लाख लोग क्वालिफाई होंगे। तो आप लोगों में से 4 से 5 लाख लोग टियर 2 में जाएंगे। अब टियर 2 में जब जाएंगे तो टियर 2 की पोजीशन समझ लीजिए। टियर 2 की पोजीशन जो है आपके किस तरह की होगी।
टियर 2 जो है यही मेन गेम है। इसी को आपको समझना है कि क्या क्या है या किस तरह की एग्जाम आपके लिया जा रहा है। जो टियर 2 एग्जाम है ये 2 सेशंस में लिया जाएगा। एक होगा सेशन 1, ये सेशन होगा 2 घंटे 15 मिनट का। ये पहला सेशन है। कुछ गैप दे करके आपको दूसरा सेशन, सेशन 2, ये 15 मिनट का है। 200 नंबर का है। 2 घंटे का ये पेपर है, 2 घंटे का ये पेपर है। ये तो सेलेक्टिव लोग देंगे। जेएसओ जो पोस्ट भर रहा है या जो एलिजिबल है, जब एक फॉर्म भरिएगा तो एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे 18 से 27 साल एज मांगी गई है। कहीं पर कहा गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स जो है एलिजिबल नहीं है। तो उस प्रेफरेंस को डाल के क्या करेंगे, वो थोड़ी मिलेगा आपको। उससे तो पहले ही से आप बाहर हैं, आप एलिजिबल ही नहीं हैं। तो प्रेफरेंस भरते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, पहले देख लेते हैं कि किस जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसका हम प्रेफरेंस देने जा रहे हैं। उस प्रेफरेंस में हम किसमें एलिजिबल हैं और किसमें बाहर हैं। जिसमें बाहर है उनको हटा दीजिए, उनका प्रेफरेंस मत दीजिए। बाकी बचे हुए उसमें आप प्रेफरेंस डालते हैं। तो जेएसओ की पोस्ट पर जो जा रहा है वो आपके ये भी पेपर देगा। पेपर 1 तो कंपलसरी है ही है सब पोस्ट के लिए, फॉर ऑल पोस्ट, ये ऑल पोस्ट के लिए। मतलब जेएसओ वाला भी देगा, ये सिर्फ जेएसओ वाला देगा और ये डबल एओ वाले देंगे। डबल एओ वाले के लिए अब जेएसओ को क्या देना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना है। डबल एओ का जो एग्जाम देगा उसको पेपर 1 पेपर 3 देना है, 2 नहीं देना है। और बची हुई ऑल पोस्ट जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, वो क्या है, वो सिर्फ पेपर 1 देंगे। पेपर 2 और 3 से कोई मतलब नहीं होता। इसमें बहुत कम वैकेंसीज भी होती हैं, कम बच्चे अपीयर भी करते हैं और जो है आपके एक तरह से अलग सी मेरिट भी बनती है लिस्ट। तो ये आपके अलग है और जनरल जो आपके एक तरह से जितनी मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो सब यहाँ से आती हैं। अब देखिए जो पेपर 1 है उसमें क्या किया गया है, इसको सेक्शन 1, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कहा जाता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके एक तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल जो है ये 60 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। कितने नंबर का हुआ, 180 नंबर का ये पहला सेक्शन हो जाएगा। और ये पहला सेक्शन क्या है, जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट के लिए एक साथ बैठेंगे। जैसे ही 1 घंटा समाप्त होगा ऑटोमेटिकली आप स्विच ओवर हो जाएंगे इस पे। तो 1 घंटे बाद अपने आप स्विच ओवर हो जाएगा ये। तो 1 घंटे के अंदर आपको ये करना है। तो 1 आवर का ये सेक्शन 1 है जिसमें 30 क्वेश्चन आपके इसमें और 30 क्वेश्चन इसमें। इसमें भी सेक्शन कट ऑफ है। सेक्शन कट ऑफ के मतलब हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। अब क्वालिफाई करने के लिए जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें 60 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन है। अब अनरिजर्व्ड वालों को कम से कम 18 क्वेश्चन करना है। इसी तरह से जो ओबीसी हैं, ओबीसी को इसमें जो है 15 क्वेश्चन करना है क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 60 में से टोटल 18 क्वेश्चन कम से कम करिए आप। 60 में से कम ओबीसी को 15 करना है और एससी एसटी को जो है आपके हो जाएंगे 12 क्वेश्चन। तो 18, 15, 12 ये आपके इस मॉड्यूल से करना है। मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मिला करके सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 से आपके ये क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 में जो है आपके 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है और मॉड्यूल 2 में जर्नल अवेयरनेस है।
इसमें 45 क्वेश्चन हैं और इसमें 25 क्वेश्चन हैं, दोनों मिलके 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि 3-3 नंबर के हैं। 210 नंबर का ये सेक्शन है। तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, टोटल मिलके 70 क्वेश्चन हैं और 3-3 नंबर का आपके ये क्वेश्चन है, तो टोटल 210 नंबर में ही होगा। इसमें भी अनरिजर्व्ड में अगर आप देखेंगे, ओबीसी में देखें और SC ST में, तो ये हो जाएंगे 21 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे 30%, 25% इसमें हो जाएंगे और 20% 14 क्वेश्चन SC ST के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो सेक्शन 2 में कम से कम ये करना है आपको। तो 21 क्वेश्चन अनरिजर्व कोटे वालों को करना है, 70 में से कम 21 क्वेश्चन करें, 18 क्वेश्चन कम से कम ये है आपके इसमें करना है और 14 क्वेश्चन कम से कम इसमें करना है। और इन्हीं दोनों के मार्क्स से पूरी मेरिट बननी है, जो 390 नंबर है। इन दोनों का मिला करके 390 नंबर जो है आपके एक तरह से मेरिट बनवाएगा आपका। इसी का सेक्शन 3 जो है, इसमें मॉड्यूल 1 है, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, 3-3 नंबर के हैं, 60 नंबर। और ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको क्वालिफाई करना है आपको। और इसमें भी क्वालिफाइंग जो रखा गया है, अगर आप देखेंगे तो जो आपके क्वालिफाइंग है उसमें, तो इसमें बहुत जो है आसान क्वालिफाइंग है। अनरिजर्व्ड, ओबीसी और SC ST में अगर आप देखेंगे तो 6, 5, 4 क्वेश्चन है। 20 में से मात्र 6 क्वेश्चन आप कर लें, आपका ये मॉड्यूल निकल जाएगा। ये क्वालिफाइंग है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के जो हैं वो 20 में से अगर 5 क्वेश्चन कर लेंगे निकल जाएगा, और SC ST को 20 में से 4 क्वेश्चन करना है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसमें जो इसका सिलेबस है वो क्या है, बहुत बेसिक। जो आप देखते हैं कि बच्चों की जो आपके एक तरह से ये होती है क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th की, अगर आप कंप्यूटर की बुक उठा लेंगे उसी में से पूरा सिलेबस है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी आपके एक तरह सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर की नॉलेज, फिर आपके जैसे MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, MS ऑफिस क्या है, इस पे इंटरनेट जो है आपके क्या है, ये आपका सिलेबस रखा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट आने वाले नहीं है, मतलब कंप्यूटर में इसमें महारत नहीं करनी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। तो जो बेसिक आपका सिलेबस है वो डिफाइंड है, आपको जो है दिया गया है और जो है आप उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक वो है, हर आदमी क्वालिफाई कर जाएगा लगभग, अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़े रहेगा। और ये क्या है, ये सबको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये क्या है, ये 1 घंटे का है सेक्शन 1, सेक्शन 2 1 घंटे का है और सेक्शन जो है ये 15 मिनट का है। तो जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो पहले सेशन में आपको 2 घंटे 15 मिनट के लिए इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये अलग अलग पेपर नहीं होंगे, आप बैठ गए तो 2 घंटे 15 मिनट का पूरा पेपर है। पहले आपने किया ये 1 घंटे में, 1 घंटे के तुरंत बाद ये शुरू हो जाएगा, वहीं बैठे बैठे 2 घंटे के बाद तुरंत ये शुरू हो जाएगा तीसरा मॉड्यूल। तो ये क्या है, ये सेशन 1 है जो कि 2 घंटे 15 मिनट में आपको यहाँ पर देना है। यही मेन एग्जाम है और इसी का जो है आपके एक तरह से आपको ये निकालना है। अब बात आती है सेशन 2 की। ये एग्जाम पहले कंप्यूटर और इसके सेशन 2 का जो आपके टियर 4 था, क्या वो सबको देना होता था? नहीं। कुछ ऐसी पोस्ट जहां पर कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी, जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज़ है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपकी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। फिर आपके स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, वहाँ पर होती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, CBI में ज़रूरत होती है। तो इन सब जगह पर आपके एक तरह से कंप्यूटर रिलेटेड जो है आपके ये है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है, जो आपके नोटिफिकेशन आया है 83 पेज का आया है टोटल, तो 83 पेज के नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ है कि
इसमें जो क्वालिफाइंग रखा गया है इसको कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो 6 क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन हो जाए, जो 5 क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन हो जाए, कुछ इस तरह का भी किया जा सकता है अभी, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अभी जो क्राइटेरिया दिया गया है वो ऑल पोस्ट के लिए ये दिया गया है। उसी तरह से ये जो है ये पहले टैक्स असिस्टेंट और यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क ये सब जो पोस्ट हुआ करती थी उसके लिए जो है आपके एक तरह से इसमें ज़रूरत पड़ता था टियर 4। तो ये टियर 4 है एक तरह से आप ये कहें, सेशन 2 जो है। लेकिन अब ये कंपलसरी हो गया ऑल पोस्ट, आप सबको इसके लिए तैयारी करनी है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कुछ मार्क्स नहीं मिलना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब देखिए क्वालिफाइंग भी बहुत आसान है। कैसे है इसको थोड़ा सा हम रब कर रहे हैं। ये है डेस्ट एग्जाम। डेस्ट क्या है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो इसमें आपकी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट डेस्ट एग्जाम जो है आपका ये 15 मिनट का होगा। ये सेकंड सेशन है, कुछ गैप के बाद आपको बैठाला जाएगा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए आप जाएंगे, उस 15 मिनट में जो चीज़ें आपकी फीड करनी होगी, डाटा एंट्री करनी होगी, वो आप करेंगे। ये क्या है, ये है आपके 2000 डिप्रेशन। 2000 डिप्रेशन या इम्प्रेशन, मतलब जो आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, खट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी की दबाएंगे वो डिप्रेशन कहलाते हैं। इसके मतलब 2000 बार आपको की दबाना है। कितने में, 15 मिनट में। इसमें देखिए अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पीड बहुत कम है। ये कैसे कम है, 2000 डिप्रेशन है, इसमें स्पेस भी काउंट होगा। इसमें जैसे एक वर्ड आप लिखते हैं, स्पेस मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक वर्ड लिखा, फिर स्पेस मारा, तो स्पेस भी डिप्रेशन में काउंट होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 4 अल्फाबेट का एक वर्ड मान लें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, देयर लिव्ड अ किंग। तो अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिखा, अब इस सेंटेंस में क्या है, इसमें 6 5, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 4, ये आपके अल्फाबेट्स है। 5 5 1 4 और प्लस एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, और एक जो है आपने फुल स्टॉप ये लगाया, 4 ये, तो 15 4 19 लगभग आ रहा है। तो ये 19 को 20 मान लीजिए, लगभग 20 डिप्रेशन आपने दिए। 20 डिप्रेशन में कितने लगभग आप वर्ड लिख पा रहे हैं, 4 वर्ड लिख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि 20 बार अगर आप डिप्रेशन मार रहे हैं तो आप इन 4 वर्ड को लिखे दे रहे हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, हम ये मान लें कि ऑन एन एवरेज हर वर्ड 4 अल्फाबेट का है और एक स्पेस है, तो 4 अल्फाबेट और एक स्पेस अगर हम ऑन एन एवरेज मान लें हर वर्ड है, तो आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको 4 वर्ड केवल लिखने हैं। तो इसके मतलब 20 इंप्रेशन में 4 वर्ड हो जाएंगे। तो अब अगर मान लीजिए कि आपका 4 ऑन एन एवरेज हम ये मान रहे हैं और एक जो है आपका स्पेस मान रहे हैं, तो 5 डिप्रेशन का एक वर्ड अगर हम माने तो 2000 को 5 से अगर हम भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो कितने वर्ड्स आए, 400 वर्ड आपको खाली लिखने हैं। 400 वर्ड खाली टाइप करने हैं। तो 400 वर्ड की टाइपिंग आपको करनी है। 400 वर्ड की टाइपिंग कितनी देर में, 15 मिनट में। आपकी स्पीड कितनी चाहिए, 400 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो ये आ जाए 15 मिनट में आपको देने हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी परमिसिबल एरर है। इसका मतलब कि आपके एरर को ध्यान रखा गया है। वो क्या है, यहाँ पे परसेंट उल्टा है। अनरिजर्व वालों को 20%, ओबीसी को 25% और एससी एसटी को 30% का छूट मिलेगी। छूट मिलने का मतलब क्या हुआ, अगर आप 400 वर्ड टाइप कर रहे हैं, अब 20% मान लीजिए आपने एरर कर दिया,
20% एरर के मतलब क्या हुआ, इसका 20% कितना हुआ, 80। तो मात्र 320 वर्ड ही आपको करना है, बाकी अगर टाइप में गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। इसमें जो है 25% मतलब 100 वर्ड अगर आपके गलत भी हो गए तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 300 वर्ड मात्र लिखना है, 100 वर्ड गलत भी कर दीजिए। यहाँ पर गलती कितनी है, 80 वर्ड आप कर सकते हैं, 80 वर्ड की गलती। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, 100 वर्ड की गलती कर सकते हैं। और SC ST में जो है आपके ये हो गया 280 वर्ड केवल लिखना है 15 मिनट में। इसके मतलब 120 गलतियां आप कर सकते हैं, मतलब 120 वर्ड की गलतियां जो है आपकी हो सकती है अल्फाबेट्स की। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो आपके डिप्रेशंस हैं, उस डिप्रेशंस का जो है आपके वर्ड की गलतियां अगर हम कहेंगे तो अगर 400 वर्ड आपको लिखने हैं तो इसमें 80 वर्ड अगर आप गलत भी लिख देंगे तो भी क्या होगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप 300 वर्ड टाइप कर रहे हैं तो भी आप 100 जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब 100 गलत भी कर देंगे तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और SC ST के लिए 280 अगर आप टाइप कर रहे हैं, इसके मतलब 120 गलत भी टाइप कर रहे हैं तो भी आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है 15 मिनट। बहुत रेयर है जिसने कभी कंप्यूटर ना पकड़ा हो या कंप्यूटर पे काम ना किया हो, सिर्फ वही इससे कटता है, नहीं तो कोई कटता नहीं है इसमें। तो इसलिए लगभग जब आपका ये भी अब जब कंपलसरी हो गया हर पोस्ट के लिए, अब सबको देना है, इसलिए अब आपको थोड़ा सा कंप्यूटर कीबोर्ड पर बैठना पड़ेगा, कीबोर्ड पर थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। रीज़न क्या है, हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई कंपटीशन तो compete करके जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आपको अलग से एक ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। तो वहाँ पर अलग से ट्रेनिंग ना देना पड़े, इसलिए इसको कॉमन कर दिया गया। आप पहले से सीख करके आए और ऐसी चीज़ किया गया है कि जो है आपके लगभग सब लोग क्वालिफाई कर जाएं। तो थोड़ा बहुत भी आप कंप्यूटर पे अगर वर्क करते होंगे और कीबोर्ड चलाना आता होगा तो थोड़ा बहुत कीबोर्ड चलाने की जो है कोशिश करिए, या जो लैपटॉप है या फिर जो है आप एक छोटा सा कीबोर्ड अलग से ख़रीद लीजिए, डेस्कटॉप है उसी में लगा करके ही आप टाइपिंग चाहे करें तो उससे भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल पर टाइपिंग करते हैं तो एक मोबाइल पर टाइपिंग की स्पीड हो जाती है करते करते, जैसे अब चैटिंग करते हैं आप तो खड़ा खट दो अंगूठों से कर रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो उसी तरह से जो थोड़ा समय आप चैटिंग को देते हैं किनारे कर दीजिए। अब अगर क्वालिफाई करना है तो चैटिंग थोड़ा सा किनारे कर दीजिए। कभी चैटिंग अटिंग इसलिए होती है, कभी कदार जैसे मान लीजिए आपके खाली बैठे हुए तब आप कर लीजिए। आपको अगर कंपटीशन निकालना है इन सब चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे, जैसे अब FB और इन सब पे, इंस्टाग्राम और इन सब पे ढेर सारी रील्स आती हैं। अब रील्स देखने बैठ जाइए आप, आधा घंटा कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक के बाद एक पलटते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इसलिए कभी भी इन चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, किनारे कर दीजिए। देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन आपका समय पूरी तरह से, कहा जाता है दीमक है ये। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल है, सबसे बड़ा दुश्मन। मोबाइल से जितनी रिक्वायरमेंट रहे बस उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए, बाकी किनारे रखा रहने दीजिए, हाथ में लेने की जो है आदत ना डालिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है हर समय हाथ में लिए रहते हैं ऐसे मोबाइल। तो कभी कभी ये भी होता है कि रात में जब नींद होती है तो ऐसे करते हैं, ऐसे ही सोते हैं, होते हैं ना, मोबाइल पकड़े, या कभी कभी ऐसे भी टाइप करने लगते हैं सोते सोते में, है ना, चैटिंग करने वाले लोग। मत करिए ऐसा। आपको जब ये सारी चीज़ें देना है, अब आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई, भाई SSC डिमांड क्या कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है वो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना। आप नहीं करेंगे दूसरा कर देगा, आप बाहर हो जाएंगे। आप क्या बाहर होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते, तो एटलीस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब इसकी तैयारी करेंगे। हर एक चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि चलो लेवल 1 निकालते हैं, अभी लेवल 2 की तैयारी तब करेंगे जब लेवल 1 निकल जाएगा। हाथ से निकल चुका होता है, फिर लेवल 1 का रिजल्ट आया, टियर 1 का रिजल्ट आया और टियर 2 के लिए अब आप तैयारी करने के लिए आए। कोई नहीं तैयारी करा सकता आपका,
क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस है तो 2 महीने में कौन सिलेबस जो है पूरा कवर करेगा। तो ये क्या होता है, साल भर 2 साल पहले आपको तैयारी करनी है। अगर आप ये मान रहे हैं अभी इस साल, जैसे मान लीजिए आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो टीयर 1 की तैयारी करने का मतलब क्या हुआ कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका टारगेट ये है कि अगले साल हम हिट कर जाएंगे, अगले साल का एग्जाम हिट कर जाएंगे, या 2022 का एग्जाम लगभग हमें हिट करना है। तो 2022 का एग्जाम अगर हम हिट करना है तो अभी टेंटेटिव डेट दिसंबर दिया गया है कि दिसंबर तक के एग्जाम होगा, अभी कोई डेट नहीं आई है। तो टेंटेटिव ये है कि दिसंबर में एग्जाम होना है। तो अगर मान लीजिए दिसंबर तक भी होता है तो काफ़ी कुछ हम लोगों का अगर तैयार भी हो जाएगा तो टीयर 1 निकल जाएगा। उसके बाद 2 महीना 2.5 महीना मिलेगा। मान लीजिए मार्च अप्रैल में एग्जाम हो रहा है टीयर 2 का, तो मार्च अप्रैल तक लगभग हमारा प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, टीयर 2 की प्रिपेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप दिसंबर के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे टीयर 2 के लिए तो आपको क्या मिलेगा, 10% 20% कोर्स मिलेगा, आप तैयार नहीं रहेंगे। तो इसके मतलब क्या है, अगर आप बाद में तैयारी करते हैं दिसंबर के बाद तो आप 2022 के लिए नहीं, 22-23 के लिए नहीं, 23-24 के लिए तैयार हो रहे हैं। जो सेशन होते हैं वो जो है आपके सेशन इस तरह से चलते हैं। अभी ये कौन सा सेशन चल रहा है, 22-23 तो 22-23 के एग्जाम चल रहे हैं। आप किसके लिए तैयारी करेंगे, 23-24 सेशन के लिए फिर तैयारी करेंगे। तो 22 वाला एग्जाम भूल जाइए। रीजन ये है कि सिर्फ आपका टारगेट ये नहीं कि टीयर 1 हम क्वालिफाई कर ले, टीयर 2 को क्वालिफाई करना है। अब थोड़ा सा बारीकी में आइए, आयोग ने किया क्या है, डिफिकल्ट क्यों बना दिया, आपके लिए डिफिकल्ट क्या हो गया। सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है ऐसी ये तो ऐसी चीज है कि यहाँ पर जो है आपने हर विद्यार्थी को पता है, कहीं पर भी साइट खोलेंगे सब आपको मिल जाएगा, ये इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग खोल करके सोचने की कोशिश करिए, ये है क्या, कैसे निकलेगा ये। तो अब यहाँ पर क्या है, जो 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे वो 200 क्वेश्चन 45 में कन्वर्ट हो गए। 200 क्वेश्चन में जो आपका इवैल्यूएशन लिया जाता था वो 200 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गए। और जो मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन से आपका इवैल्यूएशन किया जाता था उस 100 क्वेश्चन की जगह अब 30 क्वेश्चन से इवैल्यूएशन किया जाएगा। ये सबसे क्या है, परेशानी की बात है। परेशानी की बात कैसे है ये समझिए। आपको लग रहा होगा ये आसान हो गया, क्वेश्चन कम हो गए, ये और कठिन हो गया। कठिन कैसे हो गया ये समझिए। 200 क्वेश्चन में से जब इंग्लिश का आप 200 क्वेश्चन देते थे उसमें क्या हुआ करता था, जैसे कॉम्प्रिहेंशन आया फॉर एग्जांपल, उस कॉम्प्रिहेंशन से मान लीजिए कि आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए, उस 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 9 के जवाब दिए, 1 का जवाब नहीं दिया, चल जाता था। अब लिमिटेड 45, 200 की जगह 45 हो गया, 155 क्वेश्चन काट दिए गए इंग्लिश के। तो जो 200 क्वेश्चन में आपका इवैल्यूएशन किया जाता था अब मात्र 45 क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो इंग्लिश को तो सबसे ज्यादा काट दिया गया, तो इंग्लिश कट करके बहुत छोटी हो गई। अब उस 45 क्वेश्चन में कैसे आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो अब वही चीज कॉम्प्रिहेंशन में मान लीजिए जो 10 क्वेश्चन आते थे, मान लीजिए 8 क्वेश्चन आप कर पाते थे, 2 छोड़ देते थे। अब वही 10 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अब उसमें से भी मान लीजिए 1 क्वेश्चन आपको आता है, 1 नहीं आता, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर रिजल्ट कमजोर होने लगेगा। इसका मतलब आपके चीजें जो हैं आपके इसमें, अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा टफ आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। इसने नाक में दम कर देना है। क्यों दम कर देना है, रीजन क्या है। अभी तक क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टिग्नोमेट्री में आने वाले क्वेश्चन क्या होते थे, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 100 में से आते ही आते थे। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ रहे, मान लीजिए 8 क्वेश्चन आया, 6 क्वेश्चन आपने किया, 2 छोड़ दिया, 2 टफ था। अब क्या होगा, 50 से 51 चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में। अगर छोटे छोटे चैप्टर्स को भी ले लें तब हम कह रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम, हम एक नंबर सिस्टम बोल देते हैं लेकिन नंबर सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे यूनिट प्लेस अलग चैप्टर, जीरो प्लेस एक अलग चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम एक अलग चैप्टर, आपके रिमाइंडर थ्योरम एक अलग चैप्टर, आपके जो है फैक्टर थ्योरम अलग चैप्टर,
अब क्या है, हमने नंबर सिस्टम तो नाम ले लिया, लेकिन देखिए 6 चैप्टर, नंबर सिस्टम एक अलग, बाकी जीरो प्लेस, यूनिट प्लेस, आपके बाइनोमियल थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये लेवल 1 में तो नहीं आते, इसीलिए लेवल 1 में पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन लेवल 2 में ये सब टच किए जाते हैं। रीजन क्या है, लेवल 2 में इन सभी पोर्शन से, इन सभी चैप्टर से आते हैं। 51 चैप्टर हैं, 30 क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री में 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आता था, उसमें से 3-4 क्वेश्चन नहीं कर पाते थे आप, 4-5 क्वेश्चन कर लेते थे। 3-4 क्वेश्चन जो नहीं कर पाते थे अब वही वाले आएंगे। तो मान लीजिए ज्योमेट्री में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आया, 8 क्वेश्चन की जगह अब 2 क्वेश्चन आ रहा है, और 2 क्वेश्चन भी इस तरह का टफ आ गया कि जो आपको नहीं पता है, तो क्या है, धीरे धीरे करके इसको क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन से इवैल्यूएशन आयोग कैसे करना चाहता है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाई हम मैथ्स के टीचर है, हम समझ पा रहे हैं उस चीज को कि किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे 30 क्वेश्चन पे, तो किस चैप्टर का क्वेश्चन रखेंगे, किस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं रखेंगे, और किस चैप्टर का क्वेश्चन कितने रखेंगे। बहुत ज्यादा होगा, एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। और अगर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो वही क्वेश्चन आ गया जो टफ होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। इस पर कमांड करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और चीजों पे तो कमांड हो जाएगा, रीजनिंग आसान है, रीजनिंग आपने 1 महीना 2 महीना भी पढ़ दिया तो आपके कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो नहीं कर पाएंगे, आप आराम से कर लेंगे, ये आपको ईज दे देगा। लेकिन अब कंपटीशन किस में होगा, सभी बच्चे 15 क्वेश्चन तो इसमें कर ही ले रहे हैं, सब जितने दे रहे हैं, लेकिन कोई 16 कर रहा है, कोई 18 कर रहा है, कोई 21 कर रहा है, कोई 22 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है। तो अगर किसी ने 25 क्वेश्चन कर दिया, अब कोई 15 पे अटका रह गया, 10 क्वेश्चन की लीड ले गया, तो 10 क्वेश्चन की लीड लेने का मतलब 10 गुणे 3, 30 नंबर की लीड ले लिया। 30 नंबर की लीड लेने का मतलब 1.5-2 लाख लड़कों से आगे, 1.5-2 लाख लड़कों को पीछे पिछाड़ दिया, 3-4 लाख लड़कों को पीछे पिछाड़ दिया। ये मेन चीज है। तो टफ क्यों हो गया, इंग्लिश भी टफ हो गया और मैथमेटिक्स भी टफ हो गया। क्यों टफ हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से। ज्यादा क्वेश्चन था तो आपका आसान था, इजी था, हर एक पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आ रहे थे इस तरह के। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैथमेटिक्स की ही अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स, अब जैसे मान लीजिए इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ रहे हैं, 5 सिनोनिम्स आ गए या एंटोनिम्स आ गए। अब क्या है, 2 ही आएंगे, कोई जरूरी है कि उस 2 में आपको दोनों पता हो। 5 आते थे, 2 पता होते थे, 3 नहीं पता होते थे, 2 किया, 3 छोड़ दिया। अब क्या है, 2 आ रहा है, अब उस 2 में आपको पता है या नहीं पता है, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने से अब डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिलेबस तो वही रखा। अगर सिलेबस कम कर देते तब तो समझ में आता कि भाई सिलेबस भी कम कर दिया तो हमने क्वेश्चन भी कम कर दिया। तो अब आपके लिए फाइट ज्यादा बढ़ गई। फाइट क्यों बढ़ गई, और खास तौर से मैथमेटिक्स में किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ नहीं पता, और जबकि सिलेबस उतना का उतना ही है, सिलेबस में कोई कटौती नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आपके हो गए। हाँ, ये देख करके कि रीजनिंग है चल जाएगा। अब लेकिन अगर आप बढ़िया प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की जैसे टियर 2 बढ़िया लेवल की पढ़ लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस पर कमांड हो जाता है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके मतलब ये पार्ट जो है आप कहां तक खींच सकते हैं, ये 90 to 100% तक मार्क्स खींच सकते हैं सेक्शन 1 में। लेकिन सेक्शन 2 चाहे आप जितना पढ़ लीजिए, इसमें जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है, दोनों लर्न करने वाली चीज। कोई जरूरी नहीं 30-25 क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 20 क्वेश्चन आप कर ही लें, हो सकता है 15 ही क्वेश्चन कर पाए। यहाँ 45 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो सकता है कि आप 25 क्वेश्चन पे अटक जाए, 30 क्वेश्चन पे अटक जाए। तो इसकी मेरिट जैसे जाती थी इंग्लिश की 60 से 70% वही जाने वाली है। ऐसा नहीं कि ये 100% तक आप खींच लेंगे, इसकी जैसे जाती थी उतनी ही जाएगी लगभग। क्यों, क्योंकि रीजनिंग ने इफेक्ट नहीं डाला है, रीजनिंग ने तो और हेल्प कर दिया। रीजनिंग ने हेल्प ये किया कि 30 आसान क्वेश्चन दे दिए आपको। मैथमेटिक्स के 30 टफ क्वेश्चन की जगह 30 आसान क्वेश्चन रीजनिंग में मिल गए। लेकिन बस मैथमेटिक्स क्यों टफ हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे तो लेवल 2 का जो क्वेश्चन होता है वो लेवल 1 से बहुत अलग होता है। अगर आप ये कहें कि टियर 1 में
25 क्वेश्चन आते हैं और टीयर 2 में 30 क्वेश्चन आएंगे, बस यही अंतर है, ऐसा नहीं है। दोनों के क्वेश्चन का अंतर है। बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस लेवल 1 में आते हैं टीयर 1 में, जिसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं होता। क्लासरूम स्टडी करके आराम से आपने अपनी सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं किया है तो भी आराम से आप 25 में से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, जब आप लेवल 2 देते हैं, सब अप्लाइड क्वेश्चन बन जाते हैं, सब अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन में क्या है? अप्लाइड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, मैशअप कर देता है। ये मैशअप कैसे कर देता है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए, अब किस पर आ गया? ज्योमेट्री के थ्योरम पर बेस्ड या अलजेब्रा के थ्योरम पर बेस्ड। इसके मतलब अगर ज्योमेट्री का थ्योरम जानेंगे तभी हम ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का थ्योरम जानने के बाद तब हम ये कर पाएंगे। बहुत सारे ये अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है टीयर 2 में। और लेवल 2 का पेपर आप देख लीजिए, लेवल 1 का क्वेश्चन देखिए, लेवल 2 का क्वेश्चन देखिए, अपने जमीन आसमान का फर्क है। तो लेवल 2 के क्वेश्चन ही आपके एकदम अलग से दिखाई पड़ेंगे आपको। तो वो क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि हमें ये देख के खुश नहीं होना कि चलो 30 नंबर रीजनिंग आ गई और जीएस के 25 नंबर जुड़ गए। जीएस जो टीचर आपको हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, मोर देन इनफ, बहुत वाइड पढ़ाते हैं, अप टू पीसेस लेवल पढ़ाते हैं। पीसेस तक के कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन आप कर लें, कोई भी। तो आपको वनडे लेवल मान करके नहीं पढ़ाते हम लोग मान करके चलते हैं कि आप आगे चल करके जो भी आपके आगे के एग्जाम है जो है सिविल सर्विसेज, उसको भी देंगे, तो इसलिए आपका उसका बेस बन जाए। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस जो आपके है वो मोर देन इनफ है। क्लासरूम स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो क्लासरूम स्टडी में जो भी टीचर्स आपकी टीम है वो आपके बेस्ट टीम है, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेंगे तो ये बेस्ट टीम है। और रीजन क्या है बेस्ट टीम होने का? जैसे हमने आपको बताया, तो 20 साल 25 साल के आपके एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं और ये आज से नहीं पढ़ा रहे हैं इन सब्जेक्ट्स को। ये सिविल सर्विसेज हम लोग कब से पढ़ा रहे हैं? ये 1999 से पढ़ा रहे हैं, उस समय से आपकी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आपको कॉन्क्रीट चीज यहाँ पर मिल रही है, रीजनिंग भी आपको कॉन्क्रीट मिल जाएगी। इन 2 पार्ट पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश पे भी करना पड़ेगा और जो है आपके इस पे भी। इंग्लिश में तो हो जाएगा आपका, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उसमें नहीं है, लेकिन ये है कि बस अब ये है कि क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके कम हो गए। जैसे आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए 2 पूछा जाता था, 1 पूछा जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स है 5 पूछा जाता था, 2 पूछा जाएगा। इस तरह के जो है आपके कंटेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नहीं कम हो रहा है, यहाँ पर इतने चैप्टर ही नहीं है, 45 चैप्टर। तो इसलिए यहाँ पर कोई इस तरह की टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन यहाँ पर बढ़ गई क्योंकि 50 से 51 चैप्टर अगर टोटल आप देखें 7 पोर्शन में। अरिथमेटिक में अगर आप देखें, अरिथमेटिक है आपके जो है अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, डीआई है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब में मिला करके छोटे बड़े चैप्टर्स मिला करके लगभग 50 से 51 चैप्टर हम पढ़ाते हैं जो कि आपके टीयर 2 में। तो 50 से 51 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि उसको आपको 30 क्वेश्चन में ला करके समेटना है। और डिफिकल्टी इस चीज़ की है भाई, अरिथमेटिक में तो ये है, देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं। परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया, प्रॉफिट लॉस का आ गया, डिस्काउंट का आ गया, कभी स्पीड टाइम का नहीं आया, टाइम एंड वर्क का पूछ लिया, टाइम एंड वर्क पूछ लिया, पाइप एंड सिस्टम नहीं लिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन को पढ़ते हैं, जैसे ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री में क्या है, सर्कल्स पे भी थ्योरम बने हुए हैं, टेंजेंट्स पर भी थ्योरम बने हुए हैं, आपके जो ट्रायंगल है उस पर भी थ्योरम बने हैं, सिमिलैरिटी पर थ्योरम बने हुए हैं, आपके कॉन्ग्रुएंसी पर अलग थ्योरम बने हुए हैं, सारे थ्योरम्स हैं। अब किस थ्योरम को पकड़ेंगे, किस थ्योरम को छोड़ेंगे, किस थ्योरम पे प्रश्न आएगा ये नहीं पता, इसलिए सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ज़्यादा क्वेश्चन होते थे तो हम लोगों के साथ मार्जिन होता था। मार्जिन ये होता था कि लगभग अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है और 100 क्वेश्चन में अगर हमने 80 प्लस कर लिया तो हम मेरिट में दिखने लगते थे, नीचे मेरिट में नीचे हम लोग दिखने लगते थे। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएंगे मेरिट में, क्योंकि ऊपर मेरिट में जाने वाले सब 90 प्लस वाले होते हैं। तो जितने ऊपर मेरिट, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही नंबर खिंचता है, 90 प्लस, 95, 92, 98 इस तरह से परसेंट आप खींच सकते हैं। लेकिन
और इंग्लिश में जो आपके मेरिट जाता है हाईएस्ट ऊपर वो 70 के आसपास जाता है, 70% के आसपास। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग इस पे सिलेक्शन बेस होता है। तो ये चीज़ जो है आपके एक तरह से करनी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इस एग्ज़ाम को एक तो आपको जो है ये किया गया, दूसरा एक चीज़ और डिफ़िकल्ट कर दी गई। टियर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग है वो एज इट इज़ है 1/4, 0.5 मार्क्स की, 2 मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स कम होगा, 1/4 है। टियर 2 में 1/3 कर दी गई है, ये डिफिकल्टी अब 1/3 कर दी गई टियर 2 में। तो अब ये डिफिकल्ट, ये सब मुश्किलें आ गई हैं आपके लिए। तो 1/3 होने का मतलब ये है कि जो भी आपके मार्क्स दिए जाएंगे उसका 1/3 कटेगा। तो अगर 2 नंबर का आपके एक तरह से क्वेश्चन है तो उसमें अगर हम 2/3 काट रहे हैं तो 2/3 लगभग जो है आपके कितना हो जाएगा, 0.7 के लगभग 0.66 या 0.67 आएगा ना, तो लगभग 0.7 अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए। तो 2 नंबर मिलेगा तो 0.7 कटेगा, 0.5 नंबर नहीं कटेगा। तो 0.67 नंबर कटेगा। तो उसमें क्या है कि अब जब कटता है तो मेरिट कहाँ कट ऑफ होती है, तो मेरिट कट ऑफ होती है जैसे 141.27193 नंबर पे। जो नंबर होते हैं 141 नंबर पे नहीं, 141 141 पे नहीं। अब मार्क्स आपके कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ये मार्क्स। क्यों? और इसका रीजन और भी है, नॉर्मलाइजिंग के कारण। जब नॉर्मलाइजिंग की जाती है तो इसी तरह के मार्क्स आते हैं आपके। तो मेरिट में अब हो क्या रहा है, जैसे 1.41.2719535 ये कट ऑफ गया। अब हमारा था 141.270985। तो इसके मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे मार्क्स कितने थे, 141.2700985, और जबकि यहाँ था 1935, ये यहाँ पे मेरिट कट ऑफ हो रही है। तो मतलब 0.1 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात है, 0.00001 मार्क्स भी बहुत जो है आपके एक तरह से काउंट करता है जब कट ऑफ की बात होती है, तो क्योंकि नॉर्मलाइजिंग होती है। तो अब बेसिकली किया क्या गया है, नॉर्मलाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका एक्चुअल मार्क्स नहीं होता। आप देखिए एक सबसे लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक और परेशानी आपके ऊपर डाल दें, एक और परेशानी हो गई। जब पेपर 1 को क्वालिफाई कराना है तो हमने 20 गुना 25 गुना क्वालिफाई करा दिया, टियर 1 में क्वालिफाई करा दिया, 4 लाख 5 लाख लोग जो है आपके एक तरह से क्वालिफाई कर गए। अब ऐसा नहीं होगा कि 20 गुना 25 गुना क्वालिफाई करा दिया। आयोग ये देख रहा है कि मेरे पास एट अ टाइम एक बार में एग्जाम लेने की कितनी कैपेसिटी है। अगर एक बार में 1.5 लाख लोगों का एग्जाम ले सकता है बस, तो क्वालिफाई ये 1.5 लाख को ही कराएगा, 5 लाख क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब सोचिए कि मेरिट कहाँ जाएगी टियर 1 की, 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई टियर 1 में मजबूरी है, बहुत ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग करना है, लेकिन टियर 2 में नॉर्मलाइजिंग बंद हो गई। एक बार में एग्जाम लेंगे, एक शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। अब चाहे जितने लड़के बैठे, आयोग के पास जितनी कैपेसिटी है एग्जाम कराने की, उससे ज़्यादा क्वालिफाई वो नहीं कराएगा। अब वो चाहे 1 गुना कराए, चाहे 1.5 गुना कराए, चाहे 2 गुना कराए। जो 25 गुना 30 गुना क्वालिफाई कराता था, 15 गुना करा दिया, 20 गुना करा दिया, अब वो क्वालिफाई उस तरह से नहीं होगा। अब मान लीजिए 2 ही गुना खाली क्वालिफाई हो रहा है, या 4 गुना हो रहा है, या 5 गुना हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो जितनी कैपेसिटी है आयोग के पास एग्जाम कराने की, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम होगा टियर 2 का, टियर 2 का एग्जाम एक बार में होगा, नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए आयोग ने पूरी तरह से नॉर्मलाइजिंग को टियर 2 में मना कर दिया है, बंद कर दिया है। और टियर 2 को क्योंकि नॉर्मलाइजिंग को बंद कर दिया, इसलिए 2 शिफ्ट में एग्जाम हो ही नहीं सकता।
क्योंकि विद्यार्थी का उनको एक्चुअल मार्क्स चाहिए, नॉर्मलाइज करके घटा बढ़ा मार्क्स नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस आपकी जो टीयर 1 में की गई है वो टीयर 1 में जो है मजबूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और उतना अरेंजमेंट किया नहीं जा सकता कि एक शिफ्ट में एग्जाम ले लिया जाए, इसलिए वो मजबूरी है। वहाँ पर तो आपके सिलेक्शन क्रीमी लोगों को निकाल दिया, लेकिन उतने लोगों को ही निकालेंगे अब जितना एक शिफ्ट में एग्जाम लेने की कैपेसिटी है। वैकेंसी चाहे जितनी ज़्यादा हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो है आपके एक तरह से जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है आपके क्वालिफाइंग नहीं होगी। इसलिए एक और समस्या आ गई, समस्या ये आ गई कि अब जो बच्चे क्वालिफाई करते थे स्टार्टिंग में भी 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना, अब वही बच्चे क्या है, नहीं पता कितना गुना क्वालिफाई कराएगा। ये डिपेंड करेगा कि कितनी कैपेसिटी है जो है आपके आयोग के एग्जाम कराने की। तो क्यों? क्योंकि उसको एक शिफ्ट में एग्जाम लेना है, नॉर्मलाइजिंग उसमें नहीं होगी। आपके एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, जो आपको एक्चुअल मार्क्स मिलेगा। और क्योंकि नॉर्मलाइजिंग में मार्क्स घट बढ़ रहा था, इस पर रिट भी हुई विद्यार्थियों की तरफ से, मेरा मार्क्स कम क्यों हो गया, मेरा मार्क्स ज़्यादा क्यों हो गया। आए दिन रिट हो जाती थी, आए दिन आयोग कोर्ट में खड़ा रहता था, जवाब दे रहा है जज के सामने कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो जितनी बार आप रिट करेंगे उतनी बार जो है कोई ना कोई आयोग से जाएगा। आयोग भी तंग आ गया, तो उसने क्या किया, उसने कहा टीयर 1 के मार्क्स को हटा दो, हम तुम्हारे मार्क्स ही नहीं जोड़ेंगे नॉर्मलाइजिंग के, हम तो सिर्फ सिलेक्शन करा रहे हैं ना, क्वालिफाई करा रहे हैं, हम तो आपके एक्चुअल मार्क्स पे सिलेक्शन करने जा रहे हैं, अब आप रिट करिए हमारे ऊपर। तो आयोग ने उस रिट करने के जो आपका जो एक क्राइटेरिया था या जिस बेसिस पे आप रिट कर सकते थे वो हटा दिया। अब आपका जितना मार्क्स आप क्वालिफाई करेंगे या जितना मार्क्स लाएंगे उतना एक्चुअल मार्क्स शो होगा और उसी बेसिस पे आपकी मेरिट भी बनेगी। अगर आप जो है 325 नंबर पा रहे हैं 390 में से, तो 325 नंबर पे ही आपका सिलेक्शन होगा, उसको नॉर्मलाइजिंग करके ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा। इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया कि टीयर 2 जो है एक शिफ्ट में लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके नोटिस है, इसलिए इन बातों को आपको समझना है कि एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, आपके एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पर रिजल्ट निकलेगा। अभी तक एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पर रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अभी तक क्या हो रहा था, मार्क्स का टीयर 1 में भी टीयर 2 में भी दोनों में नॉर्मलाइजिंग स्केलिंग चल रही थी। स्केल करके मार्क्स ऊपर नीचे किए जाते थे, लेकिन अब स्केल करके मार्क्स ऊपर नीचे नहीं किए जाएंगे। अब स्केलिंग से पहले उसमें होगी जब बच्चे क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई करने के बाद अब जब एक्चुअल एग्जाम शुरू हुआ, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम कहाँ शुरू होना, टीयर 2 से, यही एक्चुअल एग्जाम है। जब टीयर 2 से एक्चुअल एग्जाम शुरू होगा तो अब यहाँ पर क्या है, आपके एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी। तो इसमें कोई विद्यार्थी ये नहीं कह पाएगा कि मेरा मार्क्स क्यों बढ़ा दिया गया, मेरा मार्क्स क्यों कम कर दिया गया। तो ये क्या है कि ये आपने एक्चुअल नंबर ये पाया है, कट ऑफ ये गया है, अपने आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने इतने नंबर का पेपर किया हुआ है और कट ऑफ इतना जा रहा है, तो हम कितने नंबर से पीछे हैं या मेरिट में नहीं आ पाए, या कितना नंबर जो है हमें कट ऑफ से ऊपर मिल रहा है। तो ये चीज़ें, कुछ फ़ायदा भी हो गया, कुछ नुकसान भी हो गया। बस ये है कि विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन टफ हो गया। अगर एनालाइज करिए तो आप, टफ किस सेंस में हुआ, हर छोटी छोटी बारीकी को हमने आपको बताने की कोशिश की। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा, एक लिमिटेड लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। जैसे पहले ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई कराया जाता था, तो मेरिट जैसे मान लीजिए 200 में से 130, 132, 138 इस पर कट जाती थी। अब जब लिमिटेड लोगों को कराया जाएगा, हो सकता है यही मेरिट जो 130 इसमें सिलेक्शन ही ना हो आपका, हो सकता है जो सिलेक्शन हो वो 165, 170 नंबर पर जाके सिलेक्शन हो। तो अब टीयर 1 टफ हो गया, क्योंकि उस तरह से आपके जो आप मार्क्स लाते थे उस पर जो सिलेक्शन होता था वो क्राइटेरिया अब नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टीयर 2 में जो छांटे जा रहे हैं वो लिमिटेड है, और कम अगर छांटे जाएंगे तो ऊपर से जब आप कट ऑफ करेंगे तो मेरिट बहुत ऊपर से कट ऑफ देखना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इन चीज़ों पर एनालाइज नहीं करेंगे तो बहुत हद तक हम लोग कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। मेहनत आप करते जाएंगे, और इसको अगर आपने दिमाग में नहीं रखा तो किस वजह से आप कट रहे हैं आपको यही नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट आप पहले ये तो समझिए कि हम किस वजह से कट रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए।
तो हर एक स्टेप्स को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर उन चीज़ों के लिए पहले से आप प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है, तो देखिए कंपटीशन में सिलेक्शन किसका होता है? ऐसे ही विद्यार्थियों का होता है जो पहले से अवेयर होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अवेयरनेस ज़रूरी है। जब तक आपके अवेयरनेस होती है तब तक जो है आपकी ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से स्मूथली रन करती रहती है। और जब आप ये सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं या इसको एनालाइज नहीं करते हैं, आप एग्ज़ाम देते रहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? आप सोच रहे हैं खाली मार्क्स कम ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कटने के। बैठ के कभी अगर एग्ज़ाम दीजिए नहीं हुआ, उसको एग्ज़ाम को एनालाइज किया जाता है बैठ करके, क्यों नहीं हुआ मेरा, क्या रीज़न था, या मार्क्स कम थे या कोई और रीज़न था जिसकी वजह से जो है हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो जितनी छोटी छोटी बारीकियाँ आपको अपने आप से समझनी थी, वो कोचिंग ने आपको ये सारी सुविधा दे करके आपको समझा दिया कि अब आपको टेंशन नहीं है। आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल गया, आपके पूरे एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया कि कहाँ से कंपटीशन में आपको एंट्री लेना है और कहाँ से डिस्क्वालीफाई होने से बचना है। तो इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लें। जो जो छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनको हमेशा जहन में रखें, ध्यान में रखें, और एक नई प्रिपरेशन के साथ। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर से बता रहे हैं, देयर इज़ नो चेंज इन सिलेबस, कोई भी चेंज नहीं है। सिलेबस एज इट इज़ है, जैसे था। लेवल 1 जैसे आता था वैसे ही आएगा, लेवल 2 जैसे आता था लेवल 2 वैसे ही आएगा। टियर 1 टियर 2 के उसमें क्वेश्चंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो लोगों का कयास है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब अरिथमेटिक ज़्यादा आएगी तो अब एडवांस ज़्यादा आएगी तो अब ऐसा आएगा मैथमेटिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पेपर आता था सेम वैसा ही आएगा, सिलेबस उसी तरह का है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें वेरिएशन किया गया है। आयोग ने अपनी सुविधा के अनुसार किया है। आप इस चीज़ को जब एनालाइज करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ परेशानियां आपको हो चुकी हैं और उस परेशानियों से कैसे निकलेंगे, कैसे गुजरेंगे, वो आपको यहाँ पर ही समझ में आएंगे। तो इसलिए जहाँ पर जिस पॉइंट पर, ख़ास तौर से फिर एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, पहली चीज़ टियर 1 में चारों सेक्शन हैं, चारों सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। हर सेक्शन में 8 क्वेश्चन कम से कम करना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं। क्वालिफाई नहीं कर गए 8 क्वेश्चन करके, 8 क्वेश्चन करेंगे तो आप एलिजिबल हैं। आपकी कॉपी चेक होगी, फिर कट ऑफ देखा जाएगा कहाँ पे आप हैं, कट ऑफ के अंदर है, कट ऑफ के बाहर है, तब आपका टियर 1 से टियर 2 में सिलेक्शन होगा। जितने सेक्शंस हैं, सेक्शंस कट ऑफ जो है या सेक्शंस क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जैसे पहले सेक्शन में 60 क्वेश्चन है, 30% मतलब क्या हुआ, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को, उसी तरह से आपके 25% जो कि 15 क्वेश्चन जो है आपके ओबीसी को, और 20% SC ST जो कि आपके बनेगा 12 क्वेश्चन जो है आपके सेक्शन ए में, इसको जो है आपको करना है क्वालिफाई करने के लिए। ये एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, समझिए। आप मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं कहीं पर और कहीं पे कम ला रहे हैं, उससे काम नहीं चलना। सेक्शन 2 को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कब करेंगे आप? 70 क्वेश्चन है टोटल सेक्शन 2 में। 70 क्वेश्चन में से 60% जो आपके 30% आपको क्वालिफाई करना है। इसके मतलब क्या हुआ कि 21 क्वेश्चन कम से कम अनरिजर्व्ड कोटे वालों को करना है। 25% लगभग 18 क्वेश्चन, 17.5 आएगा, 17.5 की जगह 18 कर लीजिए, 18 क्वेश्चन लगभग ओबीसी को करना है। और उसी तरह से 14 क्वेश्चन लगभग 20% जो है आपके क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन सेक्शन 2 में किसको करना है? SC ST को। ये क्या है? एलिजिबिलिटी है। क्वालिफाई नहीं करेंगे आप, इतना करेंगे तब आपकी 20% जो है आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, जो कि कितने बनेंगे? मात्र 20 में से जो है आपके 6 क्वेश्चन करने होंगे अनरिजर्व कैटेगरी को, 5 क्वेश्चन करने होंगे ओबीसी को, और 4 क्वेश्चन करने होंगे आपके SC ST को। तो 6, 5, 4 याद रखिए। 6 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे कंप्यूटर में, आप क्वालिफाई कर जाएंगे जनरल कैटेगरी। 5 क्वेश्चन अगर आप ओबीसी कर लेगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। 4 क्वेश्चन जो है आपके एक तरह से क्वालिफाई कर जाएगा कौन?
जो कि आपके एक तरह से SC ST होगा। इसलिए हमें ऐसा पेपर देखना है, ऐसा अलग अलग चीज नहीं देखना। हमें ये नहीं देखना कि मैथ्स में हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश में क्या करना है, ऐसा नहीं है। हमें फर्स्ट पेपर में क्या करना है, सेक्शन 1 में क्या करना है, उस पर एम्फेसिस करिए। सेक्शन ए में 2 पार्ट है, सेक्शन 2 में 2 पार्ट है, और सेक्शन 3 में जो है आपके मॉड्यूल 1 ये है और मॉड्यूल 2 यहाँ आ गया है, ये मॉड्यूल 2 है। तो मॉड्यूल 1 जो है आपके जो 2 घंटे 15 मिनट का स्लॉट है उसी में आपको दिया जाएगा। ये क्या है, किस किस पोर्शन से आप क्वालिफाई कर रहे हैं, हर जगह आपको देखना है। तो टीयर 1 में 8 क्वेश्चन क्वालिफाइंग के लिए, चारों सेक्शन से कम 8 क्वेश्चन होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई करेंगे। यहाँ से भी हमने आपको इसी तरह से बता दिया कि अनरिजर्व कोटे वाले जो आपके, ये सब नोट कर लीजिए जितने जो भी आपकी कैटेगरी है। तो सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन में से आपको कितना जो है अटेम्प्ट करना है, ये आपके 18 क्वेश्चन, कम से कम 18 क्वेश्चन करेंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसी तरह से आपके इसमें 15 क्वेश्चन जो है आपके ओबीसी का है और SC ST का इसी में जो है आपके ये हो जाएगा 12 क्वेश्चन, जो 20% होगा। उसी तरह से कॉपी अगर चेक करवाना है तो सेक्शन 2 में आपको यहाँ पर 21 क्वेश्चन अनरिजर्व कोटे को, 18 क्वेश्चन जो है आपके एक तरह से ओबीसी को, और जो है इसमें 14 क्वेश्चन लगभग जो है आपके SC ST को क्वालिफाई करना है। और इसमें 6, 5, 4 6 क्वेश्चन जो है आपके एक तरह से अनरिजर्व कैटेगरी को, ओबीसी को जो है आपके 5, और 4 क्वेश्चन जो है आपको जो है इसमें SC ST को करना है। तो ये क्या है, ये एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इससे कहीं से भी चूक गए, बाहर हो गए, पूरे साल की मेहनत चली गई। तो पूरे साल की मेहनत को बचाने के लिए हर पार्ट को क्वालिफाई करना, सेक्शन 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, सेक्शन 2 क्वालिफाई करना जरूरी है, सेक्शन 3 क्वालिफाई करना जरूरी है, फिर इसके बाद डेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। डेस्ट में जैसे हमने आपको इवेल्युएट करके बताया कि ऑन एन एवरेज जो है आपके 400 वर्ड करने होंगे, 200 डिप्रेशन है जिसमें आपके स्पेस की भी कंसिडर होगी, लगभग 400 वर्ड्स हो जाएंगे, जिसमें आपका एरर अगर देख लिया जाए तो आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन पे वर्ड्स पे एरर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एरर हो भी गई तो नहीं पूछा जाएगा, कम से कम 320 सही होने चाहिए। इसी तरह से ओबीसी के लिए 300 वर्ड सही होना चाहिए कम से कम, 100 गलत हो गए कोई बात नहीं। इसी तरह से SC ST में अगर 120 गलत हो गए कोई बात नहीं, 280 एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये क्या है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। आयोग ने अपना काम कर दिया, आयोग ने ये चीज़ डिफाइन कर दी कि देखो भैया हम इस बेसिस पे सिलेक्शन लेंगे, अब इस पर जो खरा उतरेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये क्या है, ये उसने नेसेसिटी बता दी, रिक्वायरमेंट बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि आपका जो टीयर 1 में सिलेक्शन होगा वो बहुत कम लड़कों का होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजिंग खत्म कर दी गई है टीयर 2 से। टीयर 2 में नॉर्मलाइजिंग नहीं हो रही है, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। एक शिफ्ट में एग्जाम होने का मतलब आयोग के पास जितनी भी फैसिलिटी है एक बार में एग्जाम कराने की, उतनी ही जो है आपके एक तरह से वो कराएगा। जैसे मान लीजिए 25,000 वैकेंसी हो गई, अभी 20,000 है, बढ़ करके 25,000 मान लीजिए हो गई, और 1.5 लाख लड़कों को क्वालिफाई कराया जाए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास एक साथ एग्जाम लेने का 1.5 लाख का मान लीजिए कैपेसिटी है। तो 25,000 से 1.5 लाख अगर हम पहुंचेंगे तो कितना गुना हुआ? 6 गुना। इसके मतलब 6 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा केवल बस। जो पहले 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, 15 गुना इस तरह से क्वालिफाई कराया जाता था, अब मात्र 6 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे। जब कम लोग क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट कितनी ऊपर जाएगी? तो पहले की तुलना में अब आप ये पहले से, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड है। देखिए, आप शॉक्ड मत हो जाइएगा, अरे मेरिट इतनी चली गई। आपको पहले से बता रहे हैं मेरिट जो एक्चुअल थी अब वो बहुत ऊपर जाने वाली है। टीयर 1 की जो 130, 132, 140 पे अटक जाती थी वो अब 160, 165, 170, 180 तक टच कर सकती है। तो इसलिए टीयर 1 बहुत ही ज़्यादा जो है आपके एक तरह से टफ हो जाएगा, टफेस्ट कंपटीशन हो जाएगा। टीयर 1 ही निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टीयर 2 तो अलग चीज़ की बात है, टीयर 1 कंपीट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। रीज़न ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट जो होंगे वो लिमिटेड है।
इन बातों को आपको सारी चीज़ को एनालाइज करना है, झोंक देनी है अपनी पूरी मेहनत टीयर 1 में। ये मत सोचिए कि टीयर 1 अब तो आसान हो गया है, 8 ही 8 क्वेश्चन खाली करना है। 8 क्वेश्चन रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है आपकी, लेकिन कितने क्वेश्चन करने हैं ये नहीं पता, इसलिए टफ हो गया है। इसलिए आपकी मेरिट टीयर 1 की बहुत हाई जाने वाली है और उसको पहले से दिमाग में रखिए कि बहुत हाई जाएगी, इसलिए हम अपने आप को भी उसी तरह तैयार करें। अगर 25 क्वेश्चन है रीजनिंग में, हम 25 में 25 करने का प्रयास करें। अगर मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन है तो 25 से में 25 करने के लिए कोशिश करें। अगर जनरल अवेयरनेस है उसमें 25 नहीं कर सकते तो कम से कम 20 क्वेश्चन तक ट्राई करें कि कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाए, 5 अगर छूट भी जाए तो 15 से 20 के बीच में एटलीस्ट चले आए। इंग्लिश पूरा नहीं हो सकता, उसमें भी जो है आपके एक तरह से 20 क्वेश्चन तक भी अगर आप कर लेंगे तो लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए टारगेट जो हमारा होना चाहिए, अगर आप टारगेट बनाते हैं तो एटलीस्ट 20 से 25 का एवरेज अगर ले तो लगभग 22 क्वेश्चन आता है, 22.5 क्वेश्चन। तो 22.5 क्वेश्चन का टारगेट बना लीजिए या 22 से 23 क्वेश्चन का टारगेट बना लीजिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, कि लगभग इसमें मिल जाए। और लगभग जो है आपके 18 से 19 क्वेश्चन का या 17 से 18 क्वेश्चन का टारगेट बना लीजिए इंग्लिश और जो है आपके इसका। तो ये टारगेट अगर रहेगा तब आप कहीं जा करके मेरिट में फाइट कर पाएंगे। अब ये उससे काम नहीं चलेगा कि इंग्लिश कमज़ोर है तो 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी निकल गया टीयर 1। तो टीयर 1 बहुत कठिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम हो जाएंगे, नॉर्मलाइजिंग हटा दी गई। तो नॉर्मलाइजिंग क्योंकि टीयर 2 से हटा दी गई, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट हो रही है। इसलिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें, माइंड को भी समझा लें, देख करके परेशान ना हो कि हाँ इतनी मेरिट कैसे चली गई हाई। जाएगी, क्यों जाएगी उसका रीज़न हमने आपको बता दिया। जिसको नहीं पता है रीज़न वो तो चौंकेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एग्जाम कैसे हो रहा है, कैसे लिया जा रहा है। वो तो समझ रहा है खाली एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें पहले इतनी मेरिट जाती थी, अब इतनी जाने लगी, क्यों जाने लगी उसको रीज़न नहीं पता। लेकिन आपको रीज़न पता है, आपको रीज़न हम बता रहे हैं कि क्यों मेरिट ज़्यादा जाने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीज़न नॉर्मलाइजिंग, जो कि आपके सेकेंड टीयर में हटा दी गई है। स्केलिंग को ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ पे स्केलिंग नहीं की जाएगी। तो छोटी छोटी बातें, इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखिए, इसको नोट कर लीजिए, ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। पहली चीज़ क्वालिफाइंग, हर चीज़ में क्वालिफाई करना ज़रूरी हो गया है, हर सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी हो गया है। टीयर 1 में मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, तो 8 क्वेश्चन तो बहुत नॉमिनल से है। 8 क्वेश्चन करेंगे तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे आप। तो 8 बेसिक कहा गया है एलिजिबिलिटी, लेकिन बहुत काफ़ी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो कम से कम चारों पोर्शन से 8 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, सेक्शन 1 में भी कट ऑफ अपना अलग है, सेक्शन 2 का कट ऑफ अलग है और आपके सेक्शन 3 का कट ऑफ अलग है। सेक्शन 2 के कट ऑफ पे हमने आपको बता दिया, आप दिमाग में रखे रहें। जो है आपके 30%, 25% और 20%, ये आपके क्राइटेरिया दिया गया। तो क्वालिफाई करने के लिए 30%, इसके मतलब 60 में से 18 क्वेश्चन अनरिजर्व कैटेगरी को करना ही करना है, जनरल कैटेगरी को। 60 में से जो है 15 क्वेश्चन आपके ओबीसी को करना ही करना है। 60 में से जो है आपके 12 क्वेश्चन आपके SC ST को करना ही करना है। उसी तरह सेक्शन 2 का भी है, सेक्शन 2 में भी आपके 21 क्वेश्चन करना है अनरिजर्व कोटे को, ज़रूरी है, मस्ट है, वही जो है आपके क्वालिफाइंग है। उसी तरह से 18 क्वेश्चन जो है आपके ओबीसी का है और अनरिजर्व कोटे का ये क्या कहते हैं SC ST का जो है आपके 14 क्वेश्चन। और इसमें क्या है, इसमें 6 क्वेश्चन कम से कम करना है, 20 में से 6 क्वेश्चन अनरिजर्व को, 5 SC जो है ओबीसी को और SC ST को 4 क्वेश्चन। अब देखिए, एक लास्ट चीज़ जो आपको समझना है वो होता है कि जब आप प्रेफरेंस भरते हैं तो प्रेफरेंस किस तरह से भरते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पे बैंड दिया गया है,
आपके एक तरह से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो बी और सी ग्रेड का एग्ज़ाम है आपका। ग्रेड ए में सिविल सर्विस वाले आते हैं, सिविल सर्विसेज IAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो ग्रेड ए में होते हैं। ग्रेड बी एग्ज़ाम इस बैंड में है और ग्रेड सी एग्ज़ाम इस बैंड में है। इसकी वैकेंसी आपको दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे अपर डिविजनल क्लर्क है ना, टैक्स असिस्टेंट है, इसकी पे स्केल ये है 25,000 समथिंग से 81,000 समथिंग है ना। उसी तरह से जैसे ये है आपके अकाउंटेंट्स हैं, जूनियर अकाउंटेंट्स हैं, तो ये जो है आपके अकाउंटेंट्स की हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट है, JSO की पोस्ट है, जो JSO आप पढ़ते हैं। जो मेनली आप देते हैं वो इंस्पेक्टर्स की पोस्ट और असिस्टेंट्स की पोस्ट का जो है आपके ये रहता है पे बैंड 7, और पे बैंड 8 जो है ये AAO का जो एग्ज़ाम आपके होता है उसमें। क्या क्राइटेरिया है इसको समझने की कोशिश करें। जो आपकी सैलरी बनती है, आप देखिए कुछ पोस्ट इस पे है, कुछ पोस्ट इसमें है, कुछ पोस्ट इसमें है, कुछ पोस्ट इसमें है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे इस पे बैंड में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट्स जो हैं आपके कुछ जगह के हैं उनकी पोस्ट है, अपर डिविजनल क्लर्क है UDC। उसी तरह अकाउंटेंट्स और जूनियर अकाउंटेंट्स की पोस्ट जो है आपके पे बैंड 5 में है। पे बैंड 6 में डिविजनल अकाउंटेंट और JSO की है। पे बैंड 7 में जो है आपके इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ग्रेड की है और AAO की इसमें। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ, जब लोअर जो है नंबर कम होंगे तो यहाँ कहीं सिलेक्शन होता है, ये मिलता है नीचे वाला। क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है, जब प्रेफरेंस आप डालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग डालेंगे, जो इस पे बैंड में है उसको पहले डालिए। अगर मान लीजिए AAO आप नहीं दे रहे, ऐसे तो AAO आदमी पहले देता है। भाई जब आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है आप कम पैसा क्यों लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने क्वालिफाई किया और बहुत अच्छे नंबर हैं और आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं अकाउंटेंट को या ऑडिटर, ये ऑडिटर की पोस्ट भी होती है, ऑडिटर आपने डाल दिया, ऑडिटर माना ऑडिटर बहुत अच्छी पोस्ट है। आपको यहाँ पर जब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ग्रेड मिल सकता था तो आपने इस बैंड में डाला, तो आपकी सैलरी क्या होगी, सैलरी जो आपके डिसाइड होती है, तो बेसिक सैलरी ये है टैक्स असिस्टेंट। अब जैसे 25,000 रुपया बेसिक है, तो 25,000 रुपये तो पहले बेसिक हो गई। फिर इसके बाद इसमें DA जोड़ता है। DA जो है 34% है, 34% आपके बेसिक का। अगर आपने ये बेसिक लिया है तो इसका 34%, अगर इस बैंड में है तो इसका 34%, अगर इस बैंड में है इसका 34%। इसीलिए जितने ऊपर बैंड में आप होंगे उतनी ज़्यादा सैलरी अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। HRA जो मिलता है 20% मिलता है, 20% इसी बेसिक का जहाँ कहीं भी होंगे। उसी तरह से आपके जब आप पहली पोस्टिंग लेंगे, मान लीजिए इसमें आपने लिया डिविजनल अकाउंटेंट पे आपका सिलेक्शन हुआ, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे हुआ, तो 35,000 समथिंग जो है आपकी सैलरी स्टार्ट बेसिक सैलरी होगी। तो सारा कैलकुलेशन इस पर होता है। फिर टीए जो होता है ये फिक्स होता है। टीए जो है लगभग जो है आपके डिपेंड करता है कि जो आपके शहर कैसा है। बड़े शहरों में क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग लंबी होती है इसलिए पैसा उसमें वहाँ ज़्यादा होता है। छोटे शहर हैं तो उसकी कम होती है, तो कहीं 1,500 होती है, कहीं 2,000 होती है, कहीं 2,500 होती है। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए 2,000 रुपया आपका टीए है और टीए पर 34% फिर मिलता है डीए, ड्वेलिंग अलाउंस। तो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए कहीं टूर पर गए, बाहर गए हैं, तो बाहर जाके अपने पैसे का खाना थोड़ी खाएंगे, तो डिपार्टमेंट हमें पैसा खाना खिलाएगा ना। तो 34% इसी का और मिल जाएगा आपको। 34 यहाँ से मिला, 34 यहाँ से मिला, 68% मिल गया, तो ये आपको मिल गया। तो ये क्या है, ये तो आपकी सैलरी बन जाती है, ये टोटल सैलरी बन गई। तो अगर आप मान लीजिए बेसिक आपकी 25,000 से शुरू हुई है
तो पहली सैलरी जब आप उठाएंगे तो मान लो 45,000 46,000 यहाँ से उठेगी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन इंस्पेक्टर ग्रेड पे हुआ है, 44,000 बेसिक है आपकी। ये सारी चीज़ जुड़ने के बाद यही जो है आपकी पहली सैलरी 80,000 85,000 रुपये होती है, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। तो 80,000 85,000 से आप शुरुआत करेंगे बेसिक। हर साल 3% का इंक्रीमेंट है, हर साल 3% आप बढ़ता चला जाएगा। ये कब तक बढ़ेगा? जब मान लीजिए इस पे बैंड में आपका हुआ था अकाउंटेंट की पोस्ट पे या ऑडिटर की पोस्ट पे हुआ था 29,000, तो हर साल 3% बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब ये पहुंच जाएंगे आप, अब इससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, जब अगला बढ़ेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली इस पे बैंड में पहुंच जाएंगे आप। तो आपका बेसिक जो है आपके इस पे पहुंच गया, फिर इस पे बैंड से इस पे बैंड में पहुंच जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि सिलेक्शन आपने ऑडिटर में लिया, इंटरनल एग्जाम होते हैं, इंटरनल आपने एग्जाम दिया और एक एग्जाम दे करके इस पे बैंड में पहुंच गए। तो सिलेक्शन लिया था 29,000 के पे उसमें और पहुंच गए 35,000 वाले में। मान लो आपका अभी जो है 60,000 यहाँ पे तनख्वाह है इनकी, 60,000 लगभग, तो इनकी तनख्वाह क्या है 75,000 है। तो 60,000 थी, इंटरनल एग्जाम दिया, एक छोटा सा एग्जाम हुआ, छोटा सा एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, 75,000 तनख्वाह हो गई तुरंत। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी जो सैलरी होती है उससे जो है रिलेटेड। और इसमें जैसे जैसे आपकी बैंड बढ़ेगी वैसे वैसे फैसिलिटीज़ बढ़ती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ मान लीजिए पूरी फैमिली को आपको सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें दी जा रही है। यहाँ पैकेज और बड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ पैकेज और बड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ पैकेज और बड़ा कर दिया जाएगा। पैकेज के मतलब ये कि आपके नंबर ऑफ डिजीज़ बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ डिजीज़, फैसिलिटी, ऑपरेशन का खर्चा, दवा का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप ऑटोमेटिकली ये सब आपको फैसिलिटी के फॉर्म में मेडिकल फैसिलिटी जो मिलती है वो पूरी फैमिली की मिलने लगती है। तो इसलिए आपके एक बार सिलेक्शन लेने पर आप पूरी तरह से फुल फ्लेज ऑन एन एवरेज भी किसी पोस्ट को अगर आप पालेंगे तो कम से कम 60,000 आपकी तनख्वाह रहेगी और स्टार्टिंग, और अधिक से अधिक जो होगी मतलब 80,000 तक लगभग स्टार्टिंग आप ले लेंगे। 80,000 से जो है 85,000 से स्टार्टिंग ले लेंगे। इसमें अगर आप पहुंच गए तो आराम से जो है पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो आपके एक तरह से, और ये क्योंकि हर साल 3% बढ़ती है, तो 3% बढ़ते बढ़ते अपने आप जो है 5 साल के लगभग, जैसे अब जैसे ऑडिटर है, ऑडिटर की पोस्ट पे आपके हुआ है, आप कुछ ना करिए, आप कुछ ना करिए, हर साल खाली बैठे रहिए, कोई एग्जाम ना दीजिए, कुछ ना करिए। 5 साल बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो है, अब ऑडिटर में ये फैसिलिटी है, 5 साल बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है एक तरह से पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है, आप सीनियर ऑडिटर हो जाते हैं। सीनियर ऑडिटर हुए नहीं कि सारी बेसिक बेसिक सब जो है आपके एक तरह से बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाती है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर जाती है, फैसिलिटीज़ बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो आप कुछ भी नहीं, 5 साल की सिर्फ सर्विस कर लीजिए बस, 5 साल की सर्विस करते ही आप फ़ौरन सीनियर जो है ऑडिटर हो जाएंगे। तो सीनियर ऑडिटर कहीं पर भी ऑडिट करने जा रहे हैं, अब ऑडिट करने आदमी जाता है तो पैसा जानते हैं कि पैसा तो लेता ही है, तो जितना पैसा ले सकता है उतना ले सकता है। और सीनियर ऑडिट है, ऑडिटर अगर है तो वो टीम का लीडर भी होगा, तो वो टीम को लीड भी करेगा, और टीम का लीडर सबसे ज़्यादा पाता है, आप जारी हैं। तो खैर ये मजाक कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं, ये हम मजाक के टोन में बोले हैं, मतलब ये नहीं कि हाँ ऑडिटर को पैसा मिलता है, ऐसा नहीं। कहीं देखिए, कहीं करप्शन है तो कहीं पे बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, हर जगह करप्शन, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ करप्शन नहीं होता। क्या इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कोई पैसा नहीं लेता? क्या जो है मान लीजिए सीबीआई में गए, एक्साइज में आप गए, एक्साइज में बहुत पैसा है, आप इनकम टैक्स में गए, बहुत पैसा है। तो अगर मान लीजिए आपको पैसा मिल रहा है, बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, ईमानदार लोग, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरी तरीके से। तो ये क्या है, ऐसा नहीं, ये ब्लेम नहीं कर सकते हम कि हर आदमी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। करप्शन हर जगह है, करप्टेड आदमी हर जगह है। कुछ लोग जो है पैसे को जो है अहमियत देते हैं, कुछ लोग अपने काम को अहमियत देते हैं। जो लोग अपने काम को अहमियत देते हैं तो पैसे को किनारे रखते हैं, तो वो उनको उसको उसी फॉर्म में उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये जो है एक तरह से जब आप फॉर्म भरिएगा तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पोस्ट भरिए ऐसे नहीं बल्कि ऐसे भरिए।
पे बैंड को भी देखिएगा, किस पे बैंड में कौन सी आ रही है। सिर्फ खाली पोस्ट को ना देख लीजिएगा कि हमें इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर ही बनेंगे। हो सकता है कि जो आपके एक तरह से जिस पे बैंड में आपको लेना है, भाई मान लीजिए आपने इतना नंबर स्कोर कर दिया कि ऊपर चले गए मेरिट में, कुछ भी मिल सकता है आपको। जब कुछ भी मिल सकता है तो हम नीचे क्यों लेंगे पे बैंड, हम ऊपर वाला पे बैंड लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपके एक तरह से इस तरह के जितनी भी जो आपकी चीज़ें हैं उन सब की नॉलेज आपको होना चाहिए। रीज़न ये है कि अब आपका फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म को आप भरेंगे, वहाँ पे प्रेफरेंसेस की बात भी आएगी आगे चल करके। जब आगे चल कर प्रेफरेंस की बात आएगी तो प्रेफरेंस भी आपको डालना पड़ेगा। और प्रेफरेंस डालने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सर आप प्रेफरेंस भरवा दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी सर के पास जाने की, बैठिए पहले एज से देखिए, एज से पहले देखिए कौन कौन सी पोस्ट आपकी कट गई, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर क्वालिफिकेशन किस किस में क्या क्या चाहिए उसको देखिए, वो जो है पोस्ट काट दीजिए जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। जब सारी पोस्ट कट गई, अब आप देखिए कि आपको जाना कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में, क्या आपकी चॉइस है और पे बैंड क्या है। पे बैंड अगर अच्छा है आप फौरन उसको, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले पे बैंड को आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कई जगह पे इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर इन पोस्ट है, इंस्पेक्टर जो है एग्जामिनर है, इंस्पेक्टर जो है आपके सीबीआई में है सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो इस तरह की चीज़ें। असिस्टेंट्स जो हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिनको कहा जाता है, तो असिस्टेंट जो आपकी पोस्ट है ये क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट। जैसे सेक्रेटरीट में, सचिवालय में, रेलवेज़ में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैसिलिटी मिलती है। रेलवे बहुत फैसिलिटी देती है, सचिवालय सेक्रेटरीट बहुत फैसिलिटी देता है। तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ की भरमार है इन सब जगह पे। तो ये जो है आपके एक तरह से पोस्ट हो जाती है जो आप पे बैंड के अकॉर्डिंग भरते हैं। तो आज जो हमने सेमिनार लिया, उस सेमिनार में जितनी जानकारी एक विद्यार्थी को होनी चाहिए अपनी पोस्ट को भरने के लिए या अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, मेरी कोशिश ये रही है कि हम उन सारी जो है आपके इन्फॉर्मेशन को आपको दे पाएँ। तो इसलिए हमने कोशिश ये करी है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो वो बताने में, और चाहे जो है आपके प्रेफरेंसेस से रिलेटेड, पे बैंड से रिलेटेड, या आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको मिलता है वो इसके थ्रू आप जानते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए अपने बारे में, बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचिए। जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको दिमाग में हमेशा रखे रहिए। एग्ज़ाम देने जाइए तो उन बातों का ध्यान रखिए, किन किन चीज़ों से हम कटेंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, डिस्क्वालीफाई हमें नहीं होना है। ये चीज़ें अभी नई आई हैं इसलिए बहुत हाईलाइट हो रही हैं, बाद में कोई नहीं बताएगा। छोटी छोटी चीज़ों से आप कब कटने लगेंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए इन सब को लिख करके रख लीजिए। खाली एग्ज़ाम होते रहेंगे, रिजल्ट आता रहेगा, क्यों कट रहे हैं आप, आपको पता नहीं रहेगा। इतना कोई डिटेलिंग में जाता भी नहीं है, क्योंकि नया चीज़ आई हुई है, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। तो हम लोगों का मकसद ये था कि भाई आपको अवेयर करें इन चीज़ों से जो आपके नए ट्रेंड आया है। तो अब टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 नहीं होना है, अब सिर्फ टियर 1 होना है। वो क्वालिफाई करने के लिए वो भी क्वालिफाइंग है, और फिर टियर 2 के बेसिस पे आपका सारा जो रिज़ल्ट है वो बनना है। तो ये जो है आपके पूरा सेमिनार की जिस्ट हो जाती है जो आप देखते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहें जो हमने इंक्लूड ना किया हो। हैं? क्यों नहीं होता है? अब जाके देखिए। अब एलिजिबिलिटी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, किस में कितना सीना चाहिए, है ना, 44 सेंटीमीटर चाहिए कि 48 सेंटीमीटर चाहिए, क्या बेवकूफ़ी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए बहुत सारे पोस्ट में, जितने आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट है उन सब में फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए। भाई आप कहीं इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है आपके फिजिकल जो आपके एक तरह से बनावट है वो भी तो उसी तरह की होनी चाहिए। तो इसलिए उसमें सारी एलिजिबिलिटी है, तो वो चीज़ें आप हर पोस्ट के लिए देख लीजिएगा। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं है। बहुत सारी, अब जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए बहुत सारी पोस्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई पोस्ट गर्ल्स के लिए नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर क्या है, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स कहीं पर दिए गए हैं तो
उनमें वो क्यों डालेंगे जिसमें आपके नहीं है, लेकिन ऐसा ना के बराबर है। ऐसा कभी कदार होता है एक्सक्लूसिवली, जैसे कभी कभी ऐसी भी पोस्ट आती है नॉट फॉर गर्ल्स करके, उसमें अलग से दिया रहता है, लेकिन ऐसा ना के बराबर होता है। एक ही दो बार शायद हुआ है मेरे ख्याल से। तो इस तरह की एलिजिबिलिटी भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब फॉर्म भरिएगा तो आप जब प्रेफरेंस डालिएगा तो प्रेफरेंस डाल देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो मान लीजिए कि आप फॉर्म लेने गए ऑफलाइन, यूनिवर्सिटी रोड पे एक पर्चा मिल जाता है छपा हुआ, ये रिक्वायरमेंट, उससे नहीं फॉर्म भरा जाता। फॉर्म भरिए जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, रोज़गार है, रोज़गार में पूरी डिटेलिंग रहती है, उस पूरी डिटेलिंग को उठा लीजिए, पढ़ डालिए पूरी डिटेलिंग, ये सब मिलेगा आपको जो हम आपको बता रहे हैं। तो जो पूरा नोटिफिकेशन आया है उसी नोटिफिकेशन को पढ़ करके ही हम सारी चीज़ बता रहे हैं आपको। तो उस नोटिफिकेशन के ज़रिए ही आपको जो है चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, किसके लिए जो है आपके जैसे स्पीड टेस्ट है। अब स्पीड टेस्ट जैसे टैक्स असिस्टेंट के लिए अब लिखा क्या गया है, क्वालिफाइंग तो है आपके, इतना हो सकता है कि जिस पोस्ट के लिए पहले था ये, उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाए, लिखा हुआ ही है। जिस पोस्ट के लिए नेसेसरी था, हो सकता है कि जो आपके एक तरह से रिक्वायरमेंट जो है लिखा गया है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पर आपके इसको बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह की भी चीज़ें जो है आपके उसमें डिस्क्राइब्ड है। जैसे हमने कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बताया, कंप्यूटर से रिलेटेड हमने क्या बताया कि कंप्यूटर जिस पोस्ट के लिए एसेंशियल है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम होता है वहाँ पे एसेंशियल है। तो जिसमें जैसे हमने ढेर सारे आपके डिपार्टमेंट्स के नाम भी लिए थे, तो उन डिपार्टमेंट्स में जैसे एक्साइज है, नारकोटिक्स है, ये सब जितना भी आईबी है, तो आईबी डिपार्टमेंट है, ये सब फॉरेन अफेयर्स है, तो ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे आपके सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के थ्रू ही सारी चीज़ मैकेनाइज्ड है। जहाँ पे मैकेनाइज्ड है वहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। तो वहाँ पर हो सकता है कंप्यूटर के इस रिक्वायरमेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल पोस्ट के लिए, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कर दिया जाए, ऐसा लिखा है। अभी तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये बताई गई है कि ये है, लेकिन जिसके लिए पहले से ये बना था, जैसे टियर 4 जिसके लिए बना था, तो टैक्स असिस्टेंट और यूडीसी और ये सब जो आपके एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके लिए आपके स्पीड टेस्ट था, उन सभी एग्ज़ाम को उन सभी जो है एग्ज़ाम के लिए हो सकता है कि एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। वैसे इन सब चीज़ों पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर बढ़ेगा तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, नहीं बढ़ेगा तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता चली गई है, ठीक है ना। तो उम्मीद ये करते हैं जी। सर जैसे इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो नेक्स्ट ईयर में ऐसा होगा क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाए? क्या चीज़? जैसे इस बार इस टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा, अगले टाइम से नेक्स्ट ईयर से ऐसा हो सकता है कि वो कम हो जाए, ज़्यादा रेशियो? आज हमने नाश्ते में 2 ब्रेड खाई है, कल हम नाश्ते में क्या करेंगे पता है? डिसाइडेड है? नहीं डिसाइडेड है ना। वैकेंसी कोई फिक्स थोड़ी है कि आज 20,000 है तो कल 22,000 आएगी, फिर 24,000 आएगी, फिर 28,000 आएगी। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? आयोग जो एग्ज़ाम लेता है उसके पास सारे डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज भेजते हैं। मेरे डिपार्टमेंट में ये खाली जगह है, मेरे डिपार्टमेंट में ये खाली जगह है, मेरे डिपार्टमेंट में ये खाली जगह है। जब सारे डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज आ जाती है, जोड़ दी जाती हैं। अब कितनी वैकेंसी हो गई ये बता दी गई। ये पहली बार इतनी वैकेंसी आई है, मतलब दे नहीं पाए एग्ज़ाम को, और प्रॉपरली एग्ज़ाम नहीं हुए कोविड की वजह से। कोविड की वजह से जो बैकलॉग हो गया उसकी वजह से डिपार्टमेंट्स भी खाली हैं। बहुत सारे लोग जिनका रिटायरमेंट हो गया, खाली पड़ा हुआ है, पोस्ट नहीं आ पा रही है। तो अब क्या है कि 2 साल के बैकलॉग की वजह से भी ये भी रीज़न है, इकट्ठा वैकेंसी आई है। अब अगले साल फिर आएगी, कोई ज़रूरी थोड़ी कि 20,000 आए, हो सकता है 5,000 हो जाए, हो सकता है 2,000 हो जाए, हो सकता है 50,000 हो जाए किसी वजह से, समझ आए। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कब बढ़ेगी कब घटेगी ये हम लोग के हाथ में थोड़ी है, ये तो डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हर डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट वैकेंसीज की बताता है आयोग को, और आयोग प्रिपेयर करता है कि भाई इतने लोगों को हमें जो है आपके माइनिंग मिनिस्ट्री में भेजना है, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट हमारी रेलवेज़ में इतने लोगों को भेजना है। वो एग्ज़ाम लेते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट जिसमें जो वैकेंसी होते हैं उसमें भेज देते हैं। ये होता है वैकेंसी का, ठीक है। चलिए अब